नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी अब उस मुकाम पर ले आए हैं जहां से वे ऑफेंसिव होकर खेल सकते हैं। अब राहुल गांधी पीएम मोदी से सीधे सीधे जवाब मांग रहे हैं, अपने सवालों के नए वार उन पर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है, जहां पिछले विधानसभा चुनावों में जीत तो कांग्रेस की हुई थी, यानी कांग्रेस पार्टी की हुई थी। 2018 की बात कर रहा हूं। सरकार भी उसी ने बनाई थी, यानी कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर, यानी पैसे और पद देकर कांग्रेसी विधायकों को खरीद लिया था और अपनी सरकार बना ली थी। यह न केवल कांग्रेस के साथ बल्कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा था, जिस पर इस यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर सीधा वार किया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके हमारे 20-25 विधायक खरीद लिए और सरकार बना। ऐसे में हमने सड़क पर उतरकर यात्रा करने का फैसला किया। कुछ विधायकों को खरीदकर भाजपा ने गलतफहमी पाल ली कि उसने हमें लोगों के दिलों से दूर कर दिया है। रुपयों में ईमान बिकता है, प्यार और विश्वास नहीं। जनता खुद जवाब देगी। तो ये राहुल गांधी कह रहे थे कल। इस बाइट को कल शाम को हमने सुनाया भी था बाद में, लेकिन चाहता हूं, चूंकि आज चर्चा जब हम शुरू कर रहे हैं तो इसको फिर से यहां सुनना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में ही आज प्रियंका गांधी भी उनके साथ शामिल हुई हैं अपने परिवार के साथ। और ये यात्रा आगे किस मुकाम तक पहुंचती है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है। राहुल गांधी का बीजेपी पर नया वार क्या है ये समझेंगे, उससे पहले इस बाइट को सुनिए। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हिंदुस्तान के लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के लोग इस यात्रा को देंगे। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी ने सीधे कह दिया कि जनता खुद जवाब देगी, जनता के साथ जुड़ जाओ। और जनता के साथ कांग्रेस जो है वो जुड़ गई। और कल जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उस वक्त उनके समर्थन में जो नारेबाजी हो रही थी, उससे ऐसा ही लगा कि जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है। जनता कह रही थी कि देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। और जब ये शोर हो रहा था तब राहुल गांधी लोगों को बता रहे थे कि कैसे 2000 किलोमीटर चलने के बाद भी वो थके नहीं हैं। और इसी में उन्होंने भाइयों बहनों के साथ, मित्रों, इस अंदाज में कहा कि सभी को हंसी आ गई। सुनिए जरा राहुल गांधी को। अभी कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा, निकले मेरे साइड से, मुझसे पूछते हैं, राहुल तुम थके नहीं हो? भाई और बहनों, मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा है? मैं 2000 किलोमीटर चला हूं, 2000, कोई थकान नहीं, एक सेकंड की थकान नहीं। सुबह उठता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सुबह उठता हूं, चलना शुरू करता हूं और जितनी आसानी से मैं 6 बजे सुबह चलता हूं, उससे तेज मैं 8 बजे रात को चलता हूं। और ये क्यों हो रहा है? अजीब सी बात है।
2000 किलोमीटर चल गया हूं। भाइयों बहनों, मित्रों, तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने किस चुटीले अंदाज में मोदी जी की आदत को, यानी जो मित्रों कहने वाली, भाइयों बहनों और मित्रों कहने वाली जो आदत है उनको पेश किया। उनके इस रूप को देखकर सबको हैरानी हो रही है। खासकर बीजेपी परेशान है कि राहुल गांधी की बातों को वो किस तरह काउंटर करे। बल्कि अब तो बीजेपी और खुद मोदी जी राहुल गांधी के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। इसका उदाहरण है आदिवासी शब्द के इस्तेमाल पर राहुल गांधी का जोर देना और मोदी जी का मजबूरन बनवासी की जगह आदिवासी शब्द कहना। जी हां, राहुल गांधी इस बात पर काफी जोर दे रहे हैं कि आदिवासियों को बनवासी कहकर बीजेपी ने उनका अपमान किया है। आज फिर खंडवा में आदिवासी जननायक टंटिया मामा की जन्मस्थली पर एक सभा में राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी मूल के जो लोग हैं, यानी वो यहीं के हैं और ये मूल रूप से हिंदुस्तान के हैं, मगर बीजेपी उन्हें बनवासी बताती आई है। उन्होंने बीजेपी से हाथ जोड़कर माफी की मांग की है और कहा कि बीजेपी वाले माफी मांगे क्योंकि उन्होंने गलती की है, आदिवासी की जगह बनवासी कहा है। यह भी सुन लीजिए। क्योंकि इन शब्दों के पीछे विचारधारा है। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे के सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है, ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे। हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। और माफी मांगने के बाद, पहले नहीं, माफी मांगने के बाद दूसरा काम, जो ये आपसे जंगल छीनते हैं, जो हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, इन 3 कानूनों को ये जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे छीनते हैं, आपका जल है, आपका जंगल है जो आपसे छीनते हैं, वो आपको वापस देने का काम शुरू कर दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे। और जो आपकी जमीन है उसका अधिकार, जल और जंगल का अधिकार आपको वापस देना शुरू कर देंगे। आप जान तो राहुल गांधी लगातार अपनी मुहिम में लगे हुए हैं और राहुल की इस मुहिम का असर होता हुआ अब दिख रहा है, क्योंकि उधर गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी को बार बार बनवासी की जगह अब आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कल ही आप लोगों को हमने बताया था कि परसों जब भरूच में मोदी जी भाषण दे रहे थे तो वहां उन्होंने एक बार नहीं बल्कि अपने 30 मिनट के भाषण का आखिरी 10 मिनट जो था वो आदिवासी पर केंद्रित भाषण उन्होंने दिया और इस आदिवासी शब्द का प्रयोग उन्होंने 58 बार किया, 58 टाइम्स किया था। और अब तो मोदी जी यहां तक कह रहे हैं कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था। आइए जरा सुनते हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि ये जो पदयात्रा है ये पद के लिए यात्रा है। ये कांग्रेस के लोग पद के लिए यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि इनके पास और कुछ बचा नहीं है और ये किसी भी ढंग से पद चाहते हैं, यानी
ऊपर पहुंचना चाहते हैं जिस पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विराजमान हैं। आइए जरा सुनिए आदिवासी शब्द कैसे इधर राहुल गांधी कह रहे हैं और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे ट्रैप हो गए हैं और लगातार उसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है, इस्तेमाल होना चाहिए, और लेकिन जरा उनकी जुबानी गुजराती में है। उन भाषण लगातार प्रधानमंत्री गुजराती में दे रहे हैं। गुजरात का चुनाव है, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग जो गुजरात से इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो नहीं भी देखते हैं गुजरात से, गुजराती बहुत मुश्किल भाषा नहीं है, आप समझ सकते हैं। जरा सुनिए। आ भारतीय जनता पार्टी છે જેણે પહેલી વાર દેશમાં આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ અને એમાં પણ મહિલા આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ બનાવીને દુનિયાની અંદર એક સંદેશ આપ્યો છે। હવે તમે મને કહો ભાઈ, અત્યારે મેં જોયું છે એક ભાઈ પદ માટે યાત્રા કરી રહ્યા છે। હવે પદ માટે કોઈ યાત્રા કરે એમાં કઈ વાંધો નહીં, લોકશાહીમાં હોય, પણ કેવું ભાષણ કરે છે તમે જુઓ। આદિવાસીઓની વાત કરે, હું જરા આ પદ માટે ફાંફા મારતા લોકોને પૂછવા માંગુ છું કે જ્યારે ભારતીય जनता પાર્ટીએ એક આદિવાસી બહેનને રાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવાર બનાયા તો એમને ટેકો આપવામાં તમારા પેટમાં શું દુખતું હતું ભાઈ? અરે મોકળા મને કહેવું તો એક આદિવાસી દીકરી આ દેશની રાષ્ટ્રપતિ બનતી હોય તો અમારા કોઈ રાજકીય મતભેદો નથી, અમે 100% ટેકો આપીશું, પણ એવું ના કર્યું। આપણા રાષ્ટ્રપતિના ઉમેદવાર આદિવાસી બહેનની સામે એમણે ઉમેદવાર ઉભો રાખ્યો, એમને હરાવવા માટે આકાશ પાતાળ એક કર્યો, પણ અમારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોના આશીર્વાદ હતા કે અમારી એક આદિવાસી બહેન દેશની પહેલી રાષ્ટ્રપતિ બની અને તમારા આશીર્વાદથી આ પુણ્ય કાર્ય કરવાનો અમને ભાજપવાળાને અવસર મળ્યો। આ કોંગ્રેસની સંસ્કૃતિ છે, પોતે તો કરે નહીં, બીજાને કરવા દે નહીં, અને જો કરવા માંડે तो आड़ा उतरे खाड़ा करे। आ कांग्रेस वाला स्वभाव। तो मोदी जी का अपना अंदाज है और उस अंदाज में किसी भी बात को कैसे घुमाना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। आदिवासी शब्द को लेकर के अब वो सीधी की सीधी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं और सामने ढाल के रूप में राष्ट्रपति जी को लेकर आए हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समाज से हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और उनको ये भी भाषण कल उन्होंने दाहोद में ये भाषण दिया, और दाहोद का वो जो एरिया है, आदिवासियों का एरिया है, काफ़ी वहाँ वोटर्स हैं, और ढाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को यानी राष्ट्रपति महोदया को वो ला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमने क्या किया, और ये आदिवासी शब्द का प्रयोग करके क्या कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन पद की खातिर पद यात्रा कर रहे हैं। लब्बो लुआब यही है जो भाषण अभी आप सुन रहे थे। तो संघ की विचारधारा से राहुल गांधी हमेशा ही खुलकर लड़ते आए हैं और संघ पर, आरएसएस पर, संघ मतलब आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और बीजेपी पर लगातार वो वार करते आए हैं। और अब तो उन्होंने बीजेपी को मजबूर कर दिया है कि वो संघ की गलत धारणाओं से हटकर बात करे, क्योंकि संघ जो है वो वनवासी शब्द का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा आगे आया है। और ऐसे ही आप देखिए कि कई जगह वनवासी कल्याण आश्रम से लेकर के बहुत ऐसी चीजें हैं जहां वनवासी का ही प्रयोग हुआ है। खैर, बीजेपी की ये मजबूरी भारत जोड़ो यात्रा के असर से उपजी है, ये आप मान सकते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो काफ़ी दमदारी के साथ इस वक्त कांग्रेस निकाल रही है। बीजेपी को अनुमान ही नहीं था कि मध्य प्रदेश में इस यात्रा का जो है ऐसा असर होगा, और ये कह सकते हैं कि ये यात्रा जो है इस तरह धमाल मचाएगी, ऐसा अनुमान नहीं था। और आज तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और अपने परिवार के साथ यानी भाई राहुल गांधी के साथ वो पहुंची, और प्रियंका के साथ में उनके पतिदेव और उनके बेटे भी थे, जिससे लोगों में भारी उत्साह देखा गया। खबर है कि परसों यानी संविधान दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए महू आएंगे।
तो महू बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो आज दोस्तों न्यूज़ पॉइंट में आइए चर्चा की शुरुआत करें और सवाल कुछ ऐसे आते हैं कि क्या राहुल गांधी के नए वार से खुद को बचा पा रही है या बचा नहीं पा रही है बीजेपी? क्या मोदी जी राहुल के आगे मजबूर दिख रहे हैं ताकि वो लगातार आदिवासी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साथ लेकर राहुल गांधी गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर इन तमाम राज्यों को साधने में कामयाब होंगे? क्या राहुल गांधी के नए वार में फंस गए हैं मोदी जी, फंस गई है बीजेपी? बहुत सारे सवाल हैं। चुनाव गुजरात में है, पदयात्रा मध्य प्रदेश में है और दोनों के बीच जो लड़ाई चल रही है, ये इधर से वार उधर से पलटवार, ये बहुत ही दिलचस्प है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ आपके सामने हम पेश कर चुके हैं। अब हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ें। इस वक्त देखिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं और आज पहली दफा हमारे साथ जुड़े हैं सीधे इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण मुले जी। मुले जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ और 4 साथी जिनको आप बहुत पहले से जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी, कांग्रेस के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है बहुत गंभीरता से उस पर नजरें रखते हैं। और शकील अख्तर जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ल जी, गुजरात कई बार घूम के आ चुके हैं और गुजरात को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, उनसे गुजरात में क्या कुछ हो रहा है समझेंगे। और धनंजय कुमार जी रहते तो मुंबई में हैं, रहने वाले मूल रूप से बिहार के हैं और अभी शायद अपने गांव में हैं और इसलिए बिल्कुल ठंड में और बिल्कुल बिहारी बाबू बने हुए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। आप तमाम 5 साथियों का स्वागत है। स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका करता हूँ। और साथ में हमारे एक वरिष्ठ साथी और जुड़ गए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनका भी स्वागत है। तो आप 6 साथियों का स्वागत और तमाम साथी जो अब तक जुड़े हुए हैं, आप सबका भी एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। सीधा आना चाहूँगा और इंदौर ही चले, ज़्यादा अच्छा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से बालकृष्ण मुले जी। मुले जी, इस यात्रा को, पदयात्रा से संबंधित कुछ फुटेज वीडियो अभी हम आप सबके सामने पेश कर रहे थे। यात्रा में आज प्रियंका गांधी हैं और राहुल गांधी लगातार, हालांकि कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए नहीं दिखाए, जैसे वो तीर चला रहे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल, और पूछा जा रहा है कि ये निशाने पे है कि नहीं है। जो तीर आज टंटिया मामा के उस पे चला रहे थे राहुल गांधी, कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं, या ये जो तीर है गुजरात की तरफ तो नहीं है। बहुत सारे सवाल थे, इन सवालों का क्या जवाब ढूंढा जाए, यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज की यात्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें भी राहुल गांधी कल से एक अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। वो जिस प्रकार मिमिक्री करते हुए नजर आए और भाइयों बहनों से लेकर मित्रों तक, उसके बाद उसी मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि यहां हमारे 20-25 विधायकों को कैसे खरीद करके हमारी सरकार को गिरा दिया गया। ये तमाम बातें क्या कुछ कहती हैं, राहुल का ये अंदाज क्या कुछ कह रहा है, जरा बताइए। राजीव जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस अंदाज में राहुल गांधी इस बार मध्य प्रदेश पहुंचे हैं और खास तौर से देखा जाए तो इस बार की उनकी जो पदयात्रा है, भारत जोड़ो के नाम से भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को जोड़ रही है। कांग्रेस को जोड़ने के साथ साथ चुनावी माहौल भी काफी गेन करती नजर आ रही है। जिस अंदाज में राहुल गांधी शब्द तोल मोल कर निशाने पर रख कर बोल रहे हैं और वो निशाने सही जगह जाकर फिट भी हो रहे हैं और उसके प्रति उत्तर के रूप में वाकई उसके जवाब भी आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही ट्विस्ट जो है, हम जैसे जो पॉलिटिकल गॉसिप करने वाले जो पत्रकार हैं, उन्हें एक बार फिर कहीं ना कहीं पिछला 2018 का चुनाव याद दिला रहा है, क्योंकि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी है और इसे चुनावी माहौल जो है फिर लगातार बनता नजर आया है। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से मालवा अंचल की बात की जाए, निमाड़ की बात की जाए, और जिससे राहुल ने अपना अंदाज दिखाया है, जितना जोश भरा है खासतौर से युवाओं में, भले ही मीडिया में कम छप रहे हैं राहुल गांधी, जितना छपना चाहिए, जितना उन्हें दिखना चाहिए, उतना शायद नहीं दिख पा रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा माहौल कमतर आका जरूर जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चटकारे लेने वाले लोग या राहुल गांधी जी को जो सुनना चाहते हैं, मोदी जी को जो लगातार सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के भाषण को
कंपाइल करके काफी लंबी चर्चा कर रहे हैं। और उसका फायदा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां गुजरात में चल रहे चुनाव, जिस तरह से तुम डाल डाल में पात पात की कहावत को चरितार्थ करता नजर आ रहा है, और ये हाल मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी ओर से जो है बिगुल बजा दिया है। जो आगामी वर्ष 2023 का जो मिशन है, यानी कि कांग्रेस अब एक अंक ही कहे या बराबरी से कहे आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है लगातार इस विषय में चर्चा कर रहा है और बाकायदा बराबरी से रिपोर्ट्स कार्ड चेक कर रहा है। किन विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराए, कितने विकास कार्य कराए, वो कौन से विकास कार्य जो द्रुत गति से पूर्ण किए जा सकते हैं और उनका चुनाव में लाभ लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, जी, बहुत राजीव सारी जी। चीजें यानी साफ नजर आ रहा है कि चुनावी तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन धनंजय कुमार जी, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये गुजरात भी बगल में है और मध्य प्रदेश ज्यादा दूरी नहीं है, और ऐसे में राहुल गांधी का ये अग्रेसन, राहुल गांधी जिस अग्रेसिव रूप में आगे आकर के अपनी बातें रख रहे हैं और सीधा वार कर रहे हैं, इसका क्या असर आप देखेंगे? मध्य प्रदेश में तो अगले साल चुनाव है, और जैसा कह रहे हैं मुले साहब कि आने वाले समय में जो अगले साल चुनाव है उसकी तैयारियां भी इसी के साथ चल रही हैं, रिपोर्ट कार्ड भी देखे जा रहे हैं विधायकों के, और जो हो सकता है कि कैंडिडेट हों भावी, उनके भी देखे जा रहे होंगे। लेकिन अभी जो चुनाव है उस पर क्या कुछ असर आपके पास, क्या कुछ आज भी आप 79 पर टिके हुए हैं? बिल्कुल टिका हुआ हूं। और मैं बोलूं कि देखिए, सबसे बड़ा असर तो ये है जो राहुल गांधी का अपने शुरुआत में दिखाया, उनका वक्तव्य, उनका भाषण का टुकड़ा जो दिखाया, उसमें उन्होंने कहा कि जो हमें जनता से समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, जो शक्ति मिल रही है, उसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। और केवल उन्हें ही नहीं, देश में लगभग लोगों को उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद आप ये स्थिति आप देख लीजिए कि मोदी जी को उन पिच पर आके खेलना पड़ रहा है जहां राहुल गांधी खेल चुके हैं, जहां राहुल गांधी शुरुआत करते हैं। ये आदिवासी और वनवासी वाला ही प्रसंग केवल नहीं है, इसके पहले गांधी सावरकर है, इसके पहले हिंदू और हिंदुत्व है, तो ऐसे कई सारे मुद्दे। और देखिए, वनवासी वाला जो प्रकरण है ये आज से नहीं, और ये वनवासी तो आरएसएस, आपने भी अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि आरएसएस के लोग वनवासी कल्याण परिषद, वनवासी आश्रम तो वो करते रहे हैं, लेकिन उनका मकसद बेसिकली क्या है? क्या उनके कल्याण के लिए, या उनका एजेंडा है जो आदिवासी लोग हैं उनका धर्म हिंदू धर्म नहीं है, वो और धर्मों को मानते हैं और देवताओं को मानते हैं, उनको हिंदू धर्म की तरफ मोड़ना, या कहिए कि वो जो है बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन हो गए या अपने पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं, उन सबको लाना चाह रहा है हिंदू धर्म की तरफ। ये उनकी विशेष जो है मंशा है। अब फिर जो है मोदी जी कह रहे हैं कि हम एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। ये क्यों कहना पड़ रहा? आपने भी कहा कि ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी हमेशा जो है हर किसी को इस्तेमाल करते हैं। जैसा उन्होंने कहा मोदी जी ने कि पद यात्रा जो है पद के लिए यात्रा है, तो जरा मोदी जी बताए कि वो किसके लिए इन 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं? ये जो जनता के बीच झूठ बोल रहे हैं, वो किस लिए झूठ बोल रहे हैं? क्या जनता के बीच झूठ बोलने से कि 50 दिन का समय दीजिए, मैं चौराहे पर मिलूंगा, देश की अर्थव्यवस्था यहां आ जाएगी, देश में सारी तरक्की हो जाएगी, सबका साथ सबका विकास होगा, ये सारा क्यों उन्होंने झूठ बोला? पद के लिए नहीं तो किसके लिए बोला? और आज जो है मोदी है तो मुमकिन है कि जो नारा चलवाया, क्या मोदी जी के मर्जी के खिलाफ चलाया नारा, या मोदी जी की मर्जी से चला? या ढेर सारे जो वीडियो जा रहे हैं, वो जो कैमरामैन, वो जो मेकअप आर्टिस्ट लेकर के घूमते हैं, वो अलग अलग ड्रेसेज में दिखाई पड़ते हैं, मोरबी में मर गए 150 लोग और 3 कपड़े पहन के घूम रहे थे, वो किसके लिए घूम रहे? क्या उनमें उनका लालच, उनका अपना स्वार्थ, उनका पद का अभिमान नहीं था? प्रधानमंत्री अगर सही मायने उनको प्रधानमंत्री होता तो क्या मोरबी उसी दिन वो नहीं जाता? तो मोदी जी को झूठ बोलने और कीचड़ उछालने के अलावा मुझे लगता कुछ आता है। और देखिए, राहुल गांधी जो है ये सारी चीजें खोल करके जनता के सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि आरएसएस, बीजेपी और गांधी और कांग्रेस की क्या नीतियां रही। और जो उन्होंने कहा कि आदिवासी के जो अधिकार हैं, जल, जंगल और जमीन, ये आदिवासी जो है लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहा है।
और इस लड़ाई में नक्सलाइट के तौर पे समझिए वामपंथी संगठन लगातार साथ रहे। तो अगर हम आज ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी वालों से कहिए कि माफी मांगे और भूमि अधिग्रहण कानून में परिवर्तन करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है भविष्य की दिशा है कि जो है जब कांग्रेस पार्टी आपकी आएगी तो जल जंगल और जमीन को लेकर के जो लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, ढेर सारी हत्याएं हुई है पुलिस की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से और उन लोगों की तरफ से, और दोनों तरफ शिकार जो है कहीं ना कहीं मासूम जो है, जो आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग शिकार हुए। हमारे मित्र जो हिमांशु कुमार लगातार लड़ रहा है इस लड़ाई, और उस लड़ाई में कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उम्मीद दिख रही है कि राहुल शायद सत्ता में आएंगे तो काफी कुछ परिवर्तन होगा। अब मोदी जी जो कह रहे हैं कि आदिवासी महिला को बनाया, इसके पहले उन्होंने दलित पुरुष को बनाया था राष्ट्रपति। अब ये बताइए कि 5 वर्ष उनके बीते, दलितों का कहां उत्थान हुआ, दलितों के जीवन में कहां परिवर्तन आया, बल्कि उसके शासनकाल में दलितों को और प्रताड़ित किया गया। कई सारी घटनाएं आई, उनके गुजरात में ही ऐसी घटनाएं आई। और अल्पेश और देखिए जिग्नेश मेवानी को जिस तरह से वो दलित तेज तर्रार विधायक है, और जो है उसको उठा करके आप ले जाते हैं आसाम बिना मतलब का केस बना करके, और फाइनली जब कोर्ट कहती है कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, तो आप उसको छोड़ देते हो। तो ये सारा जो है उनका जो मोदी जी का कहना है, अब मोदी जी पीछे, राहुल गांधी आगे आगे चल रहे हैं। और राहुल गांधी में एक अच्छी बात मैं ये देख पा रहा हूं, जैसा उन्होंने पूछा भी जनता से कि क्या 2000 किलोमीटर में चला हूं, मेरे चेहरे पे कहीं थकान है? बिल्कुल नहीं थकान है, बल्कि मुझे उनके चेहरे पे, उनकी बातों में, उनके संवाद में ताजगी नजर आती है, नयापन दिखता है और लगता है कि देश के लिए कुछ नया होने वाला, उम्मीद जगती है। अब एक लाइन और बोलूंगी, गुजरात की आप बात कर रहे हैं, मैं वापस वहीं खड़ा हूं। राजीव जी, हो सकता है 79 से 77 हो जाए वो लोग, लेकिन 79 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मैं जिस तरह से ग्राफ देख रहा हूं। और एक और बात कहूं कि पिछले 3-4 वर्षों में, जब से दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप गौर कीजिए कि अभी लग रहा है देश तो छोड़िए, बीजेपी में भी मोदी जी के अलावा कोई नेता नहीं है। गुजरात के जो क्षेत्रीय नेता थे बीजेपी के, उन नेताओं की क्या हैसियत बना दी? मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं। मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी गाड़ी में बैठे और कह रहे हैं मोदी जी कि आप जो है वोट दीजिए, मेरे नाम पर वोट दीजिए, आप देखिए मोदी को। अरे मोदी जी लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। और देश में नेता सिर्फ मोदी जी नहीं है, मोदी जी के बाद कौन? बीजेपी में कोई अगली पीढ़ी बना रहे हो आप? और पिछली बार, मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछली बार के चुनाव में, जो 2017 में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें बड़े रणनीतिकार के तौर पे अरुण जेटली थे और भी कई सारे नेता दिल्ली से गए थे। क्या इस बार गुजरात में मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई स्टार कैंपेनर दिखाई पड़ रहा है आपको? मैं जो ये बोल रहा हूं राजीव जी, 79 या उससे नीचे, उसका आधार है। और उसका आधार ये है कि मोदी जी का ब्रांड लगातार कमजोर हो रहा है, मलिन हो रहा है, उसमें दाग लग रहे हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस का ब्रांड लगातार चमक रहा है, उसकी चमक बढ़ती जा रही है। राजीव जी जी धनंजय जी बिल्कुल। और आप 79 सीट्स लगातार दे रहे हैं। इस चुनाव के परिणाम जो आएंगे, रिजल्ट जब आएगा, उसमें बीजेपी को आप कह रहे हैं लगातार। और आपकी बात इसलिए शुरुआत में मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या अभी भी आप 79 पे ही हैं, और अब तो आप 2 सीट और कम कर रहे हैं, 77 कह रहे हैं। चलिए देखा जाएगा 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। लेकिन सुनील शुक्ल जी, आप तो उधर से घूम के आए हुए हैं, और गुजरात से ज़्यादा अभी मैं बात करना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश में यात्रा चल रही है। और राहुल गांधी का कहना है, पहले ही दिन राहुल गांधी ने कहा कि उधर मैं A+ दे के आया, लेकिन यहाँ इसने मध्य प्रदेश में जो जनसमूह है, जो जन समर्थन मिला है इस यात्रा को, वो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और अगर ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और उसमें भी यही कहा जा रहा था कि अब आगे अगर बढ़ेंगे, हिंदी बेल्ट में आएंगे, और क्या समर्थन मिलता है ये देखना होगा। शिवराज सिंह की सरकार है वहाँ पे, और राहुल गांधी वहाँ हुंकार भर रहे हैं। इसको किस रूप में देखा जाए? धन्यवाद राजीव जी। दरअसल मध्य प्रदेश में तो सरकार बनी थी कांग्रेस की ही, जन समर्थन मिला था कांग्रेस को ही। यह तो लूटपाट की सरकार एक बन गई।
जिसकी चर्चा राहुल गांधी ने किया, विधायकों को तोड़ लिया गया, खरीद लिया गया। तो जन समर्थन राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में पहले से भी है। ये उन राज्यों में से है जहां पे कांग्रेस का संगठन लगभग हर जिले में है। रीवा विंध्य से लेकर के और मालवा तक कहीं भी आप ऐसा नहीं पाएंगे जहां इस पार्टी का संगठन मजबूत ना हो। और ये पहली दफा हो रहा है राहुल गांधी की इस यात्रा के कारण कि राहुल गांधी विषय का चयन कर रहे हैं और सत्तारूढ़ दल रिएक्ट करना पड़ रहा है। एजेंडा विपक्ष तय कर रहा है, राहुल गांधी तय कर रहे हैं, और उस एजेंडे पर सत्तारूढ़ दल को रिएक्ट करना पड़ रहा है। यह इस यात्रा की उपलब्धि है, इस यात्रा से मिले जन समर्थन की उपलब्धि है, और यात्रा के दौरान लोगों की जो जन भावनाएं सामने आई हैं उसकी उपलब्धि है। इसीलिए बीजेपी अब अपने आप को एक मैंने पहली बार अब बचाव की मुद्रा में है। वह राहुल गांधी के ऊपर बहुत ही मासूमियत के साथ अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका असर आपको गुजरात में दिख रहा है। मतलब एक छोटी सी घटना, पूरे गुजरात में एक कहा जाता था कि राज्य अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। पार्टी में कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता, कोई निर्णय कर उसके खिलाफत में कोई नहीं खड़ा हो, और कोई पार्टी के बाहर निकल करके कोई बात बोलने की कोई साहस नहीं कर सकता। एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी गुजरात में, और उसको कहा गया था कि राजनीतिक अनुशासनहीनता मोदी जी स्वीकार नहीं। यह पूरा का पूरा परसेप्शन गया जब 30 इलाकों में 30 विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी विद्रोही उम्मीदवार खड़े हो गए, और तमाम के बाद वो हटने के लिए तैयार नहीं थे। आप एक छोटी सी बात सोचिए कि जय नारायण व्यास जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहा है। जय नारायण व्यास का गुजरात में औद्योगिकरण में बहुत बड़ा योगदान है, और एक बहुत ही समझदार नेता। व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला हूं और मैंने देखा कि कितने क्लियर करके हैं, लेकिन आज पे हैं, और जो केंद्रीय नेतृत्व है 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव वो भी पे सामने है। तो ये इसकी जो कथित राजनीतिक अनुशासन की बात कही वो तार और सुनील जी, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज कट रही है बार बार, इसलिए आपको रोकना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि आवाज आपकी ठीक करें, कट रही है बार बार। लेकिन सीधे शकील अख्तर जी आपके पास, फिर सुनील जी माफी चाहूंगा, दोबारा आपके पास आता हूं, और शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं, और जरा आप भी समझाइए कि ये जो पदयात्रा है, और खासकर मध्य प्रदेश में, इससे इस यहाँ पहुंचने के बाद विपक्ष को भी ऐसी उम्मीदें रही होंगी, इसीलिए तो ऐसी खबरें आ रही थी, कि जो खबरें आती हैं वो विपक्ष से ही मतलब सत्ता पक्ष से ही आती हैं। विपक्ष की तरफ से, यानी जो अभी कांग्रेस है उसकी तरफ से तो खबरें आती नहीं हैं, उनकी खबरें दिखाई नहीं जाती हैं, और राहुल गांधी लगातार इस बात को कह भी रहे हैं, दर्ज करवा रहे हैं मीडिया के सामने। तो ये कहा जा रहा था कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है भाई, आप आइए हिंदी बेल्ट में फिर देखिए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल दूसरी गंगा जो है वो दूसरी दिशा में, जैसे नर्मदा की दिशा बदल गई, नर्मदा जो है वो उल्टी दिशा में चल रही हैं, वैसे ही वहाँ दिखाई दे रहा है कि समझा कुछ और जा रहा था, हो कुछ और रहा है। राहुल गांधी पहले से ज़्यादा गरज रहे हैं, पहले से ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं, पहले से ज़्यादा चोट कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा वार कर रहे हैं, सावरकर से लेकर के। और धनंजय जी ने बिल्कुल सही फरमाया था कि बहुत सारी, न सिर्फ आदिवासी वाली बात, सावरकर पे भी देखिए कैसा उन्होंने वार किया था। तो ऐसे कई सारे वार हैं, और जिस पर अब डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस रूप में आप देखते हैं इसको? जी राजीव जी, ये जो आज की आपकी चर्चा है और आप बात कर रहे हैं, तो हम बात करने से शुरू करने से पहले जी कहां से बात शुरू करें ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिन भर के डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं, और खास तौर से संयोग से कहना चाहिए और कांग्रेस के दुर्भाग्य से कहना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश से ही शुरू हो गए हैं। तो सारी कहानी आज जो है गुजरात और राहुल की मध्य प्रदेश यात्रा से हट के उस प्रदेश में पहुंच गई है जहां के बारे में हम सोच रहे थे कि वहां जब यात्रा पहुंचेगी तब ये सब होगा, लेकिन वो जो रायता है वो पहले ही बिखर चुका है। मेरे ख्याल में
आप होंगे, आज सुबह सबसे पहले तो भेजा गया बहुत सारे पत्रकारों के पास, हमारे पास भी बहुत सुबह से फोटो आया है एक, जिसमें सचिन पायलट बीच में खड़े हुए हैं और एक तरफ उनके राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ प्रियंका जी, और वो यात्रा का फोटो नहीं है, यात्रा शुरू होने से पहले का फोटो है। तो उसके बाद जाहिर है कि राजनीति शुरू होना थी और हमने भी उसके बाद लिखा और कई जगह बाइट दी और बोला भी कि ये जो है कांग्रेस जिस तरह से हवाई शॉट खेल रही है, ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये शॉट जो है उसको बहुत मुश्किल में डाल सकता है। और थोड़ी देर बाद वही हुआ कि दोपहर बाद अशोक गहलोत का आपने देखा होगा, मालूम पड़ा होगा कि वो इंटरव्यू आ गया और जिसमें अशोक गहलोत कहते हैं कि सचिन पायलट गद्दार हैं। देखिए, समस्या ये है कि कांग्रेस ने यात्रा शुरू करी, बहुत अच्छी करी, उसकी सफलता तो वो, जैसे हम तो बहुत पहले से लिख रहे थे और बहुत पहले ये भी कहा था कि यात्रा और पहले शुरू हो जाना चाहिए थी। यात्रा चूंकि मध्य प्रदेश में है तो हम ये कह सकते हैं कि जब 2017 में दिग्विजय सिंह जी ने यात्रा शुरू करी थी वहां नर्मदा यात्रा, तो उसी वक्त उन्होंने राहुल गांधी जी को सलाह दी थी, राहुल गांधी से मिलने गए थे वो यात्रा शुरू करने से पहले, तो कहा था कि आपको भी ऐसी ही एक यात्रा, पद यात्रा शुरू करना चाहिए। मगर वो कांग्रेस के नेता हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के, उन्होंने वो यात्रा शुरू नहीं होना दी। और राहुल गांधी उस वक्त भी चाहते थे यात्रा शुरू होना, उस वक्त वो नर्मदा परिक्रमा में भी आना चाहते थे दिग्विजय सिंह जी की, मगर वो भी संभव नहीं होने दिया गया। खैर, तो वो यात्रा जो है आज शुरू हुई और यात्रा जो है उसको सफल होना ही था, क्योंकि लोग ये चाहते थे, जनता ये चाहती थी। और राहुल गांधी के अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटी हर नेता में होती है, उसको कांग्रेस ने कभी समझ के उनका उपयोग करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि इसके बदले कांग्रेस के नेताओं ने करी कि उनकी जो छवि है उसको जैसी बीजेपी बना रही है वैसी ही बनी रहने दें और राहुल की छवि को लगातार गिराते जाए। खैर, तो राहुल ने यात्रा शुरू करी, राहुल सफल हो रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में या इसके जो फायदे होना है उसके बदले कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, कौन सलाहकार हैं, कि यात्रा भी कुछ ही दिन बाद 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचने वाली थी। उससे पहले यहां पे मध्य प्रदेश में खंडवा में सचिन पायलट को क्यों बुलाया गया या क्यों आने दिया गया, और आने के बाद वो जो फोटो है उसको क्यों वायरल होने दिया गया। फोटो तो किसी ने खिंचवाया होगा, खींचा होगा और डाला होगा, और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज की तारीख में इस वक्त जो है पूरे टीवी चैनलों पे, टीवी में सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि राजस्थान का क्या होगा, अशोक गहलोत पार्टी में रहेंगे या सचिन पायलट पार्टी में रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा। और ये पूरा यात्रा से जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो गया, और इसमें कोई बीजेपी का योगदान नहीं है, ये सारा योगदान खुद कांग्रेस का और कांग्रेसी नेताओं का है। तो देखिए, ये सारा जो कुछ हो रहा है वो हमने शायद अभी आज से पहले 3 लेख लिखे होंगे कि यात्रा जब राजस्थान में पहुंचेगी तो वहां पे गुटबाजी चरम पे देखने को मिलेगी, और मध्य प्रदेश में बड़ी शांति रहेगी कि मध्य प्रदेश बहुत दिनों बाद ऐसी स्थिति में है कि जहां कोई गुटबाजी नहीं है। सिंधिया चले गए हैं, सिंधिया बहुत यहां पे गुटबाजी करते थे, और अब कांग्रेस में यहां पे कोई गुट नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों आपस में मिलजुल के सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो शुरुआत मध्य प्रदेश से ही होना थी और वो हो गई है। तो अब कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए कि फौरन इस समस्या को तत्काल समाधान करे, क्योंकि अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी हैं, वो गुजरात में काम कर रहे हैं, और वो अब राजस्थान के बारे में जिस तरह से बोल रहे हैं कि सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उनके साथ 10 विधायक नहीं है, इसका मतलब कि वो बजिद हैं अशोक गहलोत, और जो कोशिश हो रही थी कांग्रेस में कि उन्हें समझा बुझा के हटा दिया जाएगा, वो उसके लिए तैयार नहीं है। जो सबसे बड़ा ऑफर था उनके लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने का, वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्थितियां पैदा करी कि वो सारा का सारा खेल डाइवर्ट हो गया और कांग्रेस को, खड़गे को अध्यक्ष बनाना पड़ा। तो अब जो है स्थिति ये आ गई है कि सचिन पायलट बिल्कुल जिद पकड़े बैठे हुए हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही है। अशोक गहलोत
बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं वो गद्दार है, वो मानेसर गया था, वो बीजेपी से मिल गए थे और उन्होंने कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमने 34 दिन किस तरह गुजारे हैं, किस तरह सरकार बचाई है, वो हम जानते हैं। और देखिए, हमारा पहले से मानना है और बड़ा साफ मानना है कि कांग्रेस को दोनों के खिलाफ या तो बिठा के इन दोनों का तय करा देना चाहिए कि भाई चुनाव रहेगा और चुनाव के बाद अगर जीते आप लोग, जो आज की स्थिति बड़ा मुश्किल लग रहा है राजस्थान में कि जिस तरह लड़ रहे हो उस तरह अगला चुनाव जो है 2023 में होने वाला है, 1 ही साल बचा है, पूरा 1 ही साल बचा है, कैसे जीतोगे? लेकिन खैर 1 साल मेहनत कर ले तो अच्छी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में भी वहां बहुत ज्यादा गुटबाजी है और बीजेपी की हालत भी खराब नहीं है। खैर जो भी हो, तो कांग्रेस को एक तो ये फैसला करना चाहिए कि दोनों में समझौता हो और दोनों शांत रहें, जिसको भी बनाना है बनाए, दोनों को हटा दें, किसी तीसरे को बना दें या दोनों में से एक को बनाए और गुजरात पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। अभी जो बोल रहे थे हमारे साथी पैनलिस्ट इसमें कि 79 और 77, तो गुजरात की जनता कुछ कुछ मूड में लग रही है। पिछली बार कांग्रेस को उसने 80 सीट दे दी थी, कांग्रेस प्लस सहयोगियों को, 77 कांग्रेस को, और बीजेपी का ग्राफ लगातार 2002 के बाद से वहां गिरता चला जा रहा है। पृथ्वी का इतना बड़ा कांड जो है, अखबार नहीं छाप रहे, टीवी नहीं दिखा रहा, मगर लोग तो नहीं भूल सकते और राहुल उसको बराबर उठा रहे हैं। और लोगों का दर्द है ये कि आज तक एक भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जो राहुल ने कहा कि वही चौकीदार और गार्ड गिरफ्तार हुए हैं। तो ये सारी बातों पे आप कभी न कभी तो आपको जनता को फैसला देना पड़ेगा और ज्यादा समय तक उनको आप कालीन के नीचे ढाक के नहीं रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को अपना घर सुधारना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। यात्रा बहुत सफल है और यात्रा की सफलता का श्रेय पूरा का पूरा राहुल की मेहनत को जाता है। और इसके साथ अगर किसी को जाता है तो वो दिग्विजय सिंह के जो इसके संयोजक है उनकी मेहनत को और उनकी सारी व्यवस्थाओं को, और जयराम रमेश जो कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी है, उनकी सारी व्यवस्थाओं को, मीडिया मैनेजमेंट को और सारे कामकाज करने को, तरीके को। तो ये कुछ लोग जो है और वेणुगोपाल हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन ये फिर जाएगा सब राजस्थान की वजह से। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को संभालना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। तो आप जो चर्चा कर रहे थे कि राहुल आज इतने एग्रेसिव हैं, राहुल आज इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, वो इतने सारे सवाल उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी ने ज्वाइन कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर राजस्थान नहीं संभाला तो इसका असर गुजरात में भी पड़ेगा और राजस्थान में तो पड़ना तय है। दोनों में से एक कोई भी बागी उस हद तक हो सकता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान कर जाए। इसके लिए राहुल को, प्रियंका को और जो बाकी भी कांग्रेस के लोग हैं जिन्हें कहते हैं थिंक टैंक, उनको बैठ के तत्काल इस समस्या पे काम करना चाहिए और सबसे राजस्थान की समस्या को निपटाना चाहिए। जी बिल्कुल शकील साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले जो घर में आग लगी है उसको शांत करो और इन दोनों के बीच अगर सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो साफ साफ कह दीजिए कि मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और नहीं बनाना है तो साफ कह दीजिए कि अगले 1 साल तक चुप रहिए और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनके दिशा निर्देश का पालन कीजिए और उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़िए। लेकिन जो भी है सामने कहिए, क्योंकि अगला इसके बाद 4 तारीख के तक ये यात्रा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान पहुंचेगी और कल से लेकर आज तक राजस्थान से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जो यात्रा को कहीं ना कहीं डेंट लगा सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी अग्रेसिव हैं और राहुल गांधी एक अलग मोड में और अलग मूड में दिखाई दे रहे हैं जिसका असर बीजेपी पे होता हुआ दिख रहा है। इसी की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल का बीजेपी पर नया वार, ये नया वार इसलिए क्योंकि अब हिंदी पट्टी में ये यात्रा है और यहाँ राहुल गांधी खुद मान चुके हैं कि अभी तक जो इस यात्रा को जितना समर्थन जनसमूह के जरिए जितना समर्थन मिला उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं बालकृष्ण मुले जी, सीधे इंदौर से बिलोंग करते हैं और बहुत नज़दीक से देख रहे हैं उस यात्रा को। तो तफ्तीश भी कर रहे हैं हम लोग कि क्या कुछ हो रहा है, बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, उस यात्रा के बारे में आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आना चाहूँगा सुनील शुक्ल जी को, बीच में मैं रोका था, उनकी आवाज़ कट रही थी। सुनील जी माफ़ी चाहूँगा और आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सीधे आएंगे हम अमलेंदु उपाध्याय जी से भी कुछ बातें करनी हैं, उनसे भी कुछ सवाल के जवाब भी चाहिए। जी सुनील जी।
धन्यवाद राजीव जी। कुछ तकनीकी समस्याएं थी, उसमें तो क्या किया जा सकता है। खैर, राहुल गांधी ने धर्मनिरपेक्षता करके और सांप्रदायिकता को लेकर के जिस बेबाकी के साथ रखी है, उससे उनका एक्सेप्टेंस और बढ़ा है। लोग जन समर्थन में, इसीलिए उनको ज्यादा जन समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत से वो हमलावर हैं, हालांकि कई लोगों के उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, हालांकि मेरा निजी निर्णय है कि आपको अपनी राय, अपनी राजनीतिक राय, अपने विचार एकदम स्पष्ट और पूरी साफगोई के साथ अगर आप नहीं करेंगे तो जो कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा वो जुड़ नहीं पाएगा। राहुल गांधी ने इसको लगातार की, चाहे सावरकर जी का मुद्दा रहा हो, चाहे आरएसएस का मुद्दा रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों कार्यशैली का मुद्दा रहा हो, उस पर उन्होंने बड़ी साफगोई से बात कही। इसी का असर यह है, आप देखिए जो धनंजय जी कह रहे हैं गुजरात की स्थिति यह है राजीव जी कि वहां पे बदलाव की लहर है। सबसे बड़ा लक्षण यह है कि गुजरात का चुनाव कभी भी ऐसा नहीं रहा कि इतना शांत रहा हो जो इस समय दिखाई दे रहा है। मतदाता कहीं कोई रिएक्शन नहीं है, और लोगों का बदलाव की स्थिति ये आप देखिए कि वह रैलियां, वो सभाएं, वो कार्यक्रम जो आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले प्रधानमंत्री की आयोजित की गई थी, और उसमें जो लोगों की सहभागिता थी, और वो कार्यक्रम जो आचार संहिता लागू होने के बाद आयोजित की जा रही है, उसमें जो जन सहभागिता की स्थिति है, बहुत अंतर है। लोग आ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। संगठन की स्थिति यह है कि पहली बार, यह चुनाव में ये पहली बार हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी को विद्रोही उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है, और विद्रोही इनकी बात सुन नहीं रहे हैं। अपने जो अनन्य सहयोगी हैं AIMIM, वो पहुंच चुका है। 14 उम्मीदवार उन्होंने अपने घोषित भी कर दिए हैं। उन्हीं इलाकों में उम्मीदवार खड़े किए गए हैं जहां पे कांग्रेस की स्थिति मजबूत रही है और हार जीत का अंतर बहुत कम रहा है। लगभग 20 या 2 दर्जन उम्मीदवार ऐसे हैं, 24 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अन्य पार्टियों से लाके खड़े किए गए हैं। गोया कि आप संगठनात्मक रूप से भी इस स्थिति में नहीं है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आप अपने दल के उम्मीदवारों को खड़ा कर सके। एक नंबर 2, आपको बड़े पैमाने पर अपने विधायकों के टिकट काटने पड़े एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिहाज से। नंबर 3, गुजरात में कोई भी स्थानीय नेता ऐसा नहीं है जो पूरे गुजरात में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चुनाव प्रचार कर सके। केवल मोदी जी और केवल केंद्रीय गृह मंत्री जी, यही 2 चेहरे बचे हुए हैं। किसी और के पास प्रचार की स्थिति, सेकेंड लाइन ही नहीं है उस पूरे के पूरे राज्य में इतने वर्षों के शासन के बाद। तीसरी चीज कि बड़े पैमाने पे जो आदिवासी इलाके हैं, सौराष्ट्र का इलाका है और उत्तरी गुजरात है, इन तीनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त विरोध है। और इसलिए विरोध है कि ये बात कही जा रही है कि इन इलाकों में जो भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क यात्राएं निकाली, उसका विरोध हुआ, लोग करके उसके खिलाफत किए। उसके विपरीत कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्राएं निकाली, लगभग सभी के सभी जिलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में उसको अपार जन समर्थन मिला। चौथी बात जो बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी लाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एंटी इनकम्बेंसी वोटों में बंटवारे के लिए। आज उसकी स्थिति यह हो गई कि वह केवल शहरों तक सीमित रह गई है। मतलब अगर शहरों में भी जो 8 नगर महापालिकाएं हैं, कारपोरेशंस हैं, उसमें केवल 5 में उसकी उपस्थिति है। 3 भावनगर और सुरेंद्रनगर जैसे इलाकों में तो वहां भी उसको जामनगर में कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद, राजकोट और गांधीनगर, इसमें थोड़ी सी उपस्थिति है। लेकिन राजकोट की उपस्थिति से आप ये नहीं कह सकते हैं कि सौराष्ट्र में उनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा हो गई। तो जिस उद्देश्य के लेकर के आप आम आदमी पार्टी को लाए थे, उसमें भी वो फायदा नहीं हुआ। और जो ग्रामीण इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी वोट हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी यह भी विश्वास दिलाने में विफल रही है कि वह सांगठनिक रूप से इतनी मजबूत है कि वह वैकल्पिक सरकार गुजरात में बना सकती है। यह लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। इसके कारण से भी जो सेंध लगाने की बात कांग्रेस के लिए कही जा रही थी, वो उसमें उतनी सफलता नहीं मिली है। जो बातें कही जा रही थी कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। राजीव जी, अगर आप कांग्रेस का प्रचार
भारतीय जनता पार्टी की तुलना में करेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगी, है ही नहीं उनके पास कुछ भी, उतने संसाधन इनके पास नहीं है। लेकिन ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कांग्रेस ने जबरदस्त प्रचार अभियान चला और अपनी कनेक्टिविटी और अपनी उपस्थिति दर्ज की वहां। इसलिए यह है कि परिवर्तन का एक माहौल है, और अगर संगठन के स्तर पे कांग्रेस अपने को ठीक ठाक संचालित कर पाई, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर पाई, तो निश्चित रूप से जिसका आकलन धनंजय जी कर रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा। राहुल गांधी की यात्रा का केवल और केवल सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि कांग्रेस को लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू किया, कांग्रेस नेतृत्व को लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू किया, और उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला जो सत्तारूढ़ दल के कार्यक्रमों, नीतियों से असहमत थे और विरोध के स्वर खड़ा करने के लिए तैयार थे। राहुल गांधी ने वो मंच दिया, राहुल गांधी ने वो राजनीतिक गतिविधियां दी जिसके कारण से असहमति को एक आवाज मिली, और इस असहमति की आवाज में सबसे जो सत्तारूढ़ दल ने एक माहौल अपराजय राजनीतिक दल के रूप में बना लिया था, वह दरकता हुआ नजर आया, और यह गुजरात में भी इसका असर आपको, उसकी धमक बाकायदे दिख रही है। जी राजेश जी बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात में असर, वही तो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की पदयात्रा का असर गुजरात में दिखाई दे रहा है, और वो टटोलने, वो समझने की कोशिश बार बार हम कर रहे हैं। अमलेंद्र उपाध्याय जी, आप किस रूप में देखते हैं, क्या पदयात्रा जो अब मध्य प्रदेश में है, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, शकील अख्तर साहब ने बहुत शानदार ढंग से गुजरात ही नहीं राजस्थान का विश्लेषण किया कि राजस्थान से कैसी खबर आ रही है, और सचिन पायलट सुबह सुबह एक फ़ोटो खिंचवाते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ, और उस फोटो को कैसे वायरल किया जाता है, और इस पर कैसे अशोक गहलोत का बयान आता है कि वो 34 दिन तक यहाँ सरकार जो है वो असमंजस में थी, और क्या क्या नहीं किया सचिन पायलट ने, वो गद्दार हैं, गद्दार तक कह दिया उनको। तो ये तमाम बातें तो खैर आगे भी आएंगी, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा का असर गुजरात में है? निश्चित तौर पर राजीव जी, राहुल गांधी की पदयात्रा का असर गुजरात पे भी है, और राहुल गांधी इस समय जिन क्षेत्रों से गुजर रहे हैं यात्रा को लेकर के, वो सब गुजरात से लगते हुए इलाके हैं। महाराष्ट्र जहां से चले थे और अब जहां पहुंचे हैं वो भी इलाके, और खासतौर से जिन आदिवासियों को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, आज राहुल गांधी उसी आदिवासी इलाके में थे। और निश्चित तौर पे ये राहुल गांधी का भी दबाव है कि प्रधानमंत्री को जो है अब वो आरएसएस की शब्दावली छोड़ के राहुल गांधी का जो शब्द है उसको अपनाना पड़ा है, और आदिवासी जो कई बार कहना पड़ा है उनको। पहले भी आपने बताया था कि उन्होंने 58 बार जो था 10 मिनट में आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया, आज भी मुझे लगता है कि 156 बार कम से कम उन्होंने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया होगा, और जब तक कि चुनाव हो नहीं जाएंगे वो रोज संख्या बढ़ती जाएगी, जब तक कि वो 1,56,000 तक पहुंच नहीं जाए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत रही राजीव जी गुजरात में, खासतौर से 2002 के दंगों के बाद, तो वो आदिवासी भी उनकी वहां पर एक ताकत है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वहां हिंदुत्वीकरण करने की कोशिश की उसका उनको लाभ मिला था। लेकिन वो धीरे धीरे वो चीजें सब खुलने लगी और भारतीय जनता पार्टी पे उसका असर पड़ने लगा। अब जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया, और देखिए ये 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किसी विधानसभा के लिए जो है वो चुनावी मुद्दा बन रहा है, ये 70 सालों में पहली बार है। तो हमारे मोदी जी जो हैं वो जब हैं तो क्या ना क्या मुद्दे बन जाए कोई कह नहीं सकता है। तो ये मोदी जी की अपनी एक कार्यशैली है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 70 सालों में। अब देखिए महिला की बात कर रहे हैं, लेकिन जब महिला जो है कैप्टन लक्ष्मी सहगल लड़ती हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और जब उनका विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी, तब महिला का विरोध नहीं होता है वो। लेकिन आज महिलाओं की लंबादार बनी हुई, मतलब उनकी समर्थक बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो ये अपना अपना तरीका बात करने का है, प्रधानमंत्री का अपना तरीका है बात करने का, राहुल गांधी का अपना तरीका है बात करने का। तो निश्चित तौर पर राजीव जी वहां असर पड़ रहा है, और आदिवासियों को जिस तरीके से राहुल गांधी ने संबोधित किया है तो गुजरात में उसका असर भी है। दूसरा जो मौलवी का सवाल उठा के आए राहुल गांधी, नो पॉलिटिक्स की थी उन्होंने पहले, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन अब तो सवाल बनता है ठीक है, उस समय नो पॉलिटिक्स थी, उस समय सीधी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता किसी को, दुर्घटना हुई थी। लेकिन दुर्घटना के बाद जो अपराधी हैं उनको अगर बचाने का काम किया जाएगा, और अपराधियों के संबंध अगर भारतीय जनता पार्टी से होने की खबरें चलेंगी, और ये जनता के भी संदेश जाना शुरू हो जाएगा कि अपराधियों को जो है भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। अब वो सही है या गलत है ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, प्रधानमंत्री जाने कि आरोप सही है कि गलत है। हम तो नहीं कह सकते ये आरोप सही है गलत है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो है निर्देश दे रहे हो एजेंसियों को कि पकड़ के लाओ,
भाई पटेल को कहाँ गायब हो गया है वो, और एजेंसियां काम ना कर पा रही हो, नाकारा साबित हो रही हो, वो अपना एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन अगर नहीं पकड़े जा रहे हैं असली दोषी जो हैं, और आप मजदूरों को, चौकीदारों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं उस कांड के लिए, तो सवाल तो उठेंगे। और ये सवाल उठेंगे तो चुनाव के समय जो है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के समय कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड जो है, जो बात कही थी, तो वो तो यहाँ भी लागू हो सकती है, भले दूसरों की बात करे या ना करे जी, लेकिन बातें तो उठ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इसका निश्चित तौर पर असर पड़ रहा है। अब जहां तक शकील जी ने राजस्थान की बात की, राजीव जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके का फोटो ये आज वायरल किया गया, इसी तरीके का एक फोटो जो था वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ प्रियंका गांधी का पंजाब के चुनाव से जो था थोड़े दिन पहले वायरल किया गया था कि दोनों मिले हैं। खुदा खैर करे कि राजस्थान पंजाब ना बनने पाए। ये कांग्रेसियों को जो है प्रार्थना करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी, मुझे लगता है कि उन्हें पंजाब में भी दखल नहीं दिया था, राजस्थान में भी दखल नहीं दे रहे हैं, मुझे लगता है प्रियंका गांधी भी दखल नहीं दे रही होंगी। लेकिन प्रियंका गांधी के आसपास जो लोग हैं, मुझे लगता है प्रियंका गांधी को थोड़ा जो है उन पर लगाम कसनी चाहिए। जैसे उनके राजनीतिक सलाहकार हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका बयान आया कि बस फैसला तैयार रखा है, बस घोषणा होना बाकी है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम को बाकायदा जो मीडिया इंचार्ज हैं, हेड हैं मीडिया के, जयराम रमेश जी, उन्होंने उनके ट्वीट के जवाब में उनको जवाब दिया कि आचार्य जी, मतलब उनका नाम लिखा आचार्य प्रमोद त्यागी जी, मतलब ये भी नहीं कहा प्रमोद कृष्णम, बाकायदा लिखा आचार्य प्रमोद त्यागी जी, एक दूसरे ट्वीट के संदर्भ में कि ना तो ये पार्टी की लाइन है और ना पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो अगर प्रियंका गांधी के कोई राजनीतिक सलाहकार अपने को कह रहे हैं, उस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन पर एक्शन होना चाहिए। बीच में बयानबाजियां क्यों हो रही हैं? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी जो है मैच्योरिटी जो है वो इस तरीके की कांग्रेस के नेतृत्व का, जो खड़गे जी आ गए हैं अध्यक्ष बन करके, उनको इस पे निश्चित तौर पर दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि राजस्थान में कुछ भी नहीं होने जा रहा है, ना इन फोटो वायरल होने से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है और ना फोटो वायरल होने से कोई मुख्यमंत्री पद से हट जाता है। तो ये अपनी अपनी रणनीति होती है। ठीक है, सचिन पायलट के पारिवारिक संबंध रहे हैं गांधी परिवार से, राजेश पायलट के राजीव गांधी संबंध रहे हैं, तो उन संबंधों से तो इनकार नहीं कर सकते कोई भी कि संबंध है उनके। लेकिन वो संबंध जो है जो राजस्थान की पॉलिटिक्स पे हावी हो जाएंगे, उस फोटो से जो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें मीडिया का रोल ज्यादा है कि इसको हवा देने के लिए। ऐसा अभी कुछ होने नहीं जाता। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है इस तरह की गलती जो है कोई करेगी भी नहीं कि चुनाव से पहले जो है और यात्रा के बीच में जो है इस तरह का कोई कदम जो है उठाएगी, किसी को हटाया किसी को बनाए। अगर हटना और बनना भी होगा तो मुझे लगता है विधायकों की सहमति से, जो पहले भी बात हो रही थी, विधायकों की सहमति से ही होगा, ना उसमें अशोक गहलोत का कुछ होगा और ना उसमें सचिन पायलट का कुछ रोल होगा। विधायकों का जो होगा वो होगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो कौन सा नेतृत्व वो चेक करेगा। और यात्रा जी, बात यहाँ हटाने और बनाने की नहीं है, बात यह है कि यहाँ डेंट लगाने की। जो यात्रा बहुत सफल ढंग से चल रही है, अच्छी चल रही है, उस यात्रा में ऐसी चीजें अगर आएंगी, जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और उसमें भी जब इसके बाद अगला पड़ाव राजस्थान में है, तो राजस्थान में कम से कम मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री ये दोनों मिलकर के आगे आए, ये तो दिखना चाहिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त कमान संभाले हुए हैं गुजरात की, और गुजरात में उनके ऊपर जिम्मा है कि किसी तरह वो कांग्रेस को, जो हमारे साथी धनंजय जी बार बार कह रहे हैं कि 79 सीट्स बीजेपी लाएगी, यानी कि कांग्रेस वहां सरकार बना रही है उनके हिसाब से, तो कम से कम धनंजय जी की बात जो है वो सही हो, सही मायने में धरातल पे आए, और उसके लिए अशोक गहलोत को तो काम करना होगा ना। तो अशोक गहलोत के काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है, यही समझने की यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं। और यही बात शकील अख्तर साहब भी बोल रहे थे कि सुबह सुबह आप एक फ़ोटो खिंचवाते हैं और उसको वायरल क्यों करवाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आती है कि हाँ, सचिन पायलट का दिल्ली और नोएडा के मीडिया में बहुत अच्छी पकड़ है और जो भी चाहते हैं वो वायरल करवा सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। खैर, बात सचिन पायलट की नहीं हम कर रहे हैं, बात राहुल गांधी की कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और राहुल गांधी को बहुत, खासकर मध्य प्रदेश को बहुत नज़दीक से समझते हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, आपको भी लगता है कि जो एक जो पहले वो चली चली हवा चली जो गाना है, जो थीम सॉन्ग है, ये हवा नहीं बल्कि आंधी चल रही है, और वैसे में ऐसे छोटे छोटे हर्डल्स आते रहेंगे, लेकिन अपनी ही पार्टी से जब आएंगे तो परिस्थितियां तो बदलेंगी ना दीपक जी।
राजीव जी, मैं यहाँ से शुरू करूंगा। देखिए, कल अपना जो इस कार्यक्रम का जो शीर्षक था वो था भारत जोड़ो यात्रा में नया मोड़। नया मोड़। और थोड़ा प्रकारांतर में कि राहुल का बीजेपी पर नया वार। इसके बीच में अगर एक दिन और होता तो हम उसको शायद कहते हैं कि राहुल के द्वारा पेश किए गए नए मुद्दे। दरअसल ये जो मुद्दे हैं, नए नए मुद्दे जो राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से पेश कर रहे हैं, वही नए वार हैं और वही इस यात्रा के नए नए मोड़ हैं, जिसके कारण यह यात्रा जो है लगातार इसको रिस्पांस मिल रहा है, लगातार उसका आकार बढ़ रहा है और उसकी प्रभावशीलता भी बढ़ती जा रही है लगातार। अगर हम इस सवाल पर गौर करें कि आखिर क्यों इतने लोग वहां पर चले आ रहे हैं, वहां भला कोई भंडारा तो बट नहीं रहा है, कोई वहां पर कुंभ का मेला नहीं लगा हुआ है, तो लोगों के आने का कारण एक ये है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के लिए सारे संवाद के मंच खत्म हो गए थे। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि हमें संसद में नहीं बोलने दिया जाता, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, मीडिया हमें नहीं छापता। तो ये जो नेता हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनकी अगर ये हालत है तो आप समझिए कि आम जनता की क्या हालत होगी। आज जो आम जनता जो राहुल गांधी के बिना किसी के बुलावे के आ रही है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आज जनता को ये लग रहा है कि हाँ, ये आदमी हमारी बात कर रहा है। देखिए, उन्होंने कल जिन 5 चीजों को स्पेसिफाई किया था बहुत ही स्पष्ट तरीके से, उनमें से एक तो पहली चीज तो थी बेरोजगारी थी, दूसरी बात तो थी महंगाई थी, उसके बाद डर, हिंसा और सबसे बड़ी चीज जो है वो है नफरत। इन 5 मुद्दों को लेकर जिस तरीके से अब ये जो यात्रा चल रही है, इन 5-6 मुद्दों को कंसोलिडेट कर रही है। बाकी के अलग अलग जो हमारे मानवीय समूह हैं, वो कभी छात्रों की बात करते हैं, वे कभी बेरोजगारों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, और इन चीजों को लगातार कंसोलिडेट करते जा रहे हैं। इस तरीके से यात्रा जो है हर राज्य में घुसने के साथ वो अधिक कहीं बड़ी होती जा रही है, अधिक कहीं उसकी प्रभावशीलता बढ़ रही है। बाकी उसका जो भौतिक स्वरूप है उस पर हम बहुत ज्यादा न जाएं, अपने आप में वो भी लोगों को आकर्षित कर रही है। कहीं पर वो किसी बुजुर्ग से मिल रहे हैं, कभी बच्चों से मिल रहे हैं, कभी कंधे पर किसी को उठा रहे हैं। ये जो है ये इसका भौतिक स्वरूप है। वैसे ही जब आप कुंभ में जाते हैं तो आपको अलग अलग तरह के लोग तो मिलते हैं, लेकिन उस चीज को जो जोड़ने वाला जो केंद्रीय जो थीम है वो है आध्यात्म होता है। वैसे ही इस कांग्रेस की यात्रा के ये जो भौतिक स्वरूप है, आज जो प्रियंका गांधी और इसके बीच कोई आ गया, या राहुल गांधी के साथ कोई सचिन पायलट आ गए, ये इसका एक दिखने वाला जो है वो दृश्य बिंब है। लेकिन उसको अनुभव करने वाली चीज ये है कि राहुल गांधी जो है वो इस समय भारत की बात कर रहे हैं, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत को वापस अपने ट्रैक पे लाने की बात कर रहे हैं। अब जो बात यह है कि क्या इन चीजों का असर, विशेषकर ये जो विवाद वाली जो बात है सचिन पायलट के वहां आने से क्या फर्क पड़ेगा, तो मुझे अब लगता है कि लोगों का ध्यान इन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं है। अब जनता भी ये जान गई है कि कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी समस्याएं हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, कई बार उनके विधायक बिक जाते हैं। ये सारी बातें जो हैं अब लोग जो है इसको जो जैसी स्थिति है वैसे ही ले रहे हैं। मान रहे हैं कि अगर हमें कांग्रेस को समर्थन करना है तो कांग्रेस के साथ ये सारी जो चीजें हैं ये भी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, और उन्हें शायद ये भी आशा है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है अपने अंदर के विरोधों को खत्म कर देगी। अब आप मान लीजिए कि अगर जनता ये सोचती है कि नहीं भाई कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस को सुधारे ही नहीं जा सकता, कांग्रेस ऐसी रहेगी, इसका नेतृत्व कोई पप्पू ही करेगा, तो आखिर इतने सारे लोग क्यों आते हैं उनके पीछे? ये सोचने वाली बात है। तो लोगों की आशा जगी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बाकी अब धीरे धीरे जो मुद्दे हैं वो गौण होते जाएंगे, और जैसे जैसे इन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस के नेतृत्व बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा। सही बात तो यह है कि इनको बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए नहीं है, शायद कांग्रेस के नेतृत्व को अब ये बात पता चल गई कि हमारे नीचे के कुछ नेता हैं वे जिंदगी भर आपस में लड़ते ही रहेंगे, कभी मुख्यमंत्री पद के लिए, कभी उप मुख्यमंत्री पद के लिए, हमारे विधायक बिकते ही रहेंगे। इसलिए आप देखिए, जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई उसी दिन गोवा में कुछ लोगों को तोड़ा गया, लेकिन आप देखिए कि न तो राहुल गांधी के माथे पर कोई शिकन नहीं, न कोई उसमें हाईकमान ने किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा हो हल्ला मचाया। दूसरी बात, अब लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है कि इन तमाम कमजोरियों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी और हमें इस कांग्रेस को ऐसे ही रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो बुनियादी मुद्दे हैं उन चीजों को कांग्रेस द्वारा जो उठाया जा रहा है वही बीजेपी के नए वार हैं, और ये वार अभी इसलिए खत्म नहीं होंगे क्योंकि अभी बहुत लंबी फेहरिस्त है। भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, और जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, लगभग 100 दिन शायद और हैं, लगभग आधी यात्रा ये अभी हुई है,
तो उन यात्राओं में हम देखेंगे निश्चित रूप से नए नए मुद्दे होंगे। यह एक तरह से न केवल कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन है, न यह केवल एक तरह से यात्रा का है, पूरे भारत का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक हम इस 150 दिन को पूरा करेंगे और 3570 किलोमीटर की यात्रा राहुल कर चुके रहेंगे, तब तक भारत जो है वो भी एक कई कदम आगे बढ़ चुका रहेगा। उसके बाद वो एनालाइज करेगा और उसके बाद कहेगा कि हाँ, ये जो मुद्दे पिछले 3500 किलोमीटर के दौरान जो उठाए गए थे उस पर रीथिंक करेगा, भारत अपने आप को रिकास्ट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो यह नया वार जो है, ये नया वार तो हर रोज जो है राहुल गांधी और ये भारत जोड़ो यात्रा है लगातार नए वार करती जा रही है। किन पर कर रही है? केवल बीजेपी पे या केवल मोदी पे नहीं कर रही है, वे हमारे उन तमाम अवमूल्यन पर कर रही है जहां जहां हमारा शरण लगातार पिछले 8-9 सालों में हुआ है, जो हम कमजोर हुए हैं, हमने आपस में लड़ना सीख लिया है, हमने घृणा करना सीख लिया है। इन चीजों के ऊपर धीरे धीरे जो है वो एक तरह से उसका उन तत्वों को खत्म करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है, कम से कम मेरा ऐसा विश्वास है कि लोगों का जो जन जुड़ाव है वो कांग्रेस को इस बात के लिए मजबूर करेगा कि आप और ट्रांसफॉर्म होकर और बहुत बेहतर तरीके से हमारा नेतृत्व करें राजीव जी। इसलिए मुझे लग रहा है कि राहुल का बीजेपी ये जो नया वार है, ये दरअसल भारत के अंदर अभी 8-9 सालों में आ गए दुर्गुणों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर वार है और नए वार हम अगले कुछ दिनों और देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी 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 बिल्कुल। और जहाँ तक सवाल ये है कि लोग इधर से उधर या उधर से इधर, यानी कांग्रेस से बीजेपी की ओर या दूसरे पार्टी में दूसरे दल में चले जाते हैं, तो ये एक पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है। जो पार्टी मजबूत होती है उधर लोग जाते ही हैं और इसको मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद उतनी गंभीरता से पार्टियां लेती भी नहीं होंगी। और यही कारण है कि गोवा में जब लोग गए थे, जब कांग्रेस के विधायक टूट कर गए थे तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश में भी ऐसी बातें आ रही थीं। जरा समझना चाहूँगा बालकृष्ण मोले जी, क्या मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है अगर कांग्रेस खेमे से देखा जाए तो? क्योंकि यात्रा के पहुंचने से पहले और यात्रा के पहुंचने के बाद बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। जितने लोग अलग अलग थे अब सब एक ही मंच पर इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। क्या ये इस यात्रा की खूबी है कि लोगों को राहुल गांधी की यात्रा जोड़ रही है, और खासकर जो कहा जा रहा है कि ये न सिर्फ भारत को जोड़ रहे हैं बल्कि कांग्रेस को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या मध्य प्रदेश में? बिल्कुल राजीव जी, आप सही कह रहे हैं कि कहने के कांग्रेस को जोड़ते हुए तो स्पष्ट रूप से यात्रा दिखाई दे रही है। जिस तरह से निमाड़ अंचल में राहुल आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी और साथ साथ कहीं ना कहीं उनका एक स्पिरिचुअल लाइफ का जो अंदाज देखा, उनके चेहरे पर माथे पर तिलक लगा हुआ, बड़ी हुई दाढ़ी, और जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे, जोड़ रहे लोगों को, ये एक उनका भारत जोड़ो का कॉन्सेप्ट है, वो उसको पूरा करता है। लेकिन साथ ही साथ जो आपका प्रश्न है कि वाकई कांग्रेस जोड़ रही है क्या, ये बात बिल्कुल एक पखवाड़े पहले लगातार ट्रेंडिंग में कह सकते हैं आज की जो सोशल मीडिया की जो लैंग्वेज है उसमें, कि एक बात थी कि कई भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ विधायकों से कांटेक्ट में है। जब कमलनाथ जी से मीडिया ने सवाल पूछा तो कमलनाथ जी ने भी उत्तर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक उनके भी कांटेक्ट में हैं। कहने की वो बातें पिछले 5-7 दिनों से कहीं नहीं की जा रही है, और लगातार जिस तरह से यूट्यूब कहे या सोशल मीडिया कहे, व्हाट्सएप पे जिस तरह से ट्रेंडिंग कर रहे हैं राहुल गांधी के विजुअल्स, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती थी, संगठन भी कई बार बोलते सुना गया, व्यक्तिगत बातों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष को सक्रिय होना चाहिए, और विपक्ष पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहा है। सक्रिय ही नहीं दिखाई दे रहा, राहुल गांधी के मुखारबिंद से उनके जो तर्कश है, उससे जो तीर चल रहे वो भी कहीं ना कहीं निशाने पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बात की उम्मीद पूरे देश को थी हमारे कि एक मजबूत विपक्ष उभर कर एक बार सामने आए तो आने वाले चुनाव में जनता को जो डिसीजन करना है वो कहीं ना कहीं अपनी अच्छाई, पार्टियों की अच्छाइयों के बदले जो मत मिलता है उन्हें, कहीं ना कहीं वो अपनी परिपक्वता दिखा पाए और अपने मतदान का सही तरीके से उपयोग भी करे। आपने जो प्रश्न पूछा, कहीं ना कहीं वो जो प्रश्न है वो अभी कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है कि किसी तरह कांग्रेस का कोई विधायक अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के विधायक बातें करते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक जो है इंदौर की क्यों न बात की जाए, संजय शुक्ला लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कनेक्शन में रहे, उनकी तरफ से भी स्पष्ट रूप से भी कई बार कहा गया है कि इस तरह से मुझे भी ऑफर मिले हैं, लेकिन देखा गया है कि वो अपने चुनावी मिशन में लग चुके हैं, जुट चुके हैं। लगातार वरिष्ठ नेताओं को वो अपने आयोजन में बुला रहे, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आगामी
जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी, जो मौजूदा विधायक भी कहा जा सकता है, वो उन आयोजनों को काफी अच्छे से कर रहे हैं जिन्हें आध्यात्मिक आयोजन किया जाता है, जिसमें कहा जाता है बड़ी बड़ी कथाएं हो रही है। कल से कथा स्टार्ट हो, आज से ही कथा का आयोजन हो रहा है। इंदौर की बात की जाए तो, जबकि राहुल गांधी अब मालवांचल में आएंगे निमाड़ के बाद में। जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी निमाड़ में देखी गई, एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो जिम्मेदारी कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह के माध्यम से जो मिल रही है यात्रा, पद यात्रा को सफल बनाने की, वो उन लोगों को दी जा रही है जो जननेता बतौर पहचाने जाते हैं। और यही नहीं कि आज के जननेता, कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी जिन नेताओं का वजूद रहा है जनता के बीच में, जिन लोगों ने जनता के सीधे तौर पर काम किए, ऐसे लीडर्स को कमलनाथ जी भी आगे ला रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी आगे ला रहे हैं। जिस तरह से देखा आपने निमाड़ में कि शेरा भैया जो है ठाकुर सुरेंद्र सिंह, शिव कुमार सिंह जी सांसद रहे हैं, महेंद्र कुमार सिंह जी भी सांसद रहे, उनके एक बहन मंजूश्री भी विधायक रही है। एक ऐसे लीडर जो कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस में रहते हुए बाद में निर्दलीय चुनाव लड़े और कांग्रेस बीजेपी दोनों कैंडिडेट को हराकर वो जनप्रतिनिधि की बतौर पहचाने जा रहे हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरह से भीड़ आ रही है, कहने के राहुल गांधी की छवि जो है वो भी एक जननेता के रूप में अब उभरती नजर आ रही है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और सरकार है, वो भी कहीं के अपने कामों को जनता के बीच ले जाने की जो है भरसक कोशिश में अब जुट चुकी है। और इंदौर में कहीं ना कहीं होर्डिंग्स के माध्यम से देख लो, रोटरी पर लगे हुए बड़े बड़े बैनर्स को देख लो, तो ये बात स्पष्ट नजर आती है कि जिस अंदाज में यात्रा ट्रेंडिंग कर रही है सोशल मीडिया पे, उसी तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्य ट्रेंडिंग करे। साथ ही मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है उसके किए हुए कार्य वो भी कहने के ट्रेंडिंग में आ जाए। लेकिन एक बात यहाँ फिर कहना चाहूंगा, जिस अंदाज में राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, जब मालवांचल की बात की जाए तो मालवांचल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है, लेकिन जिस तरह से वार राहुल गांधी कर रहे हैं, बयानी तीर चला रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक हल्की सी क्यों ना हो पिन सेंध जरूर टिकती नजर आ रही है। राहुल गांधी सेंध करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। राजीव जी जी बिल्कुल कामयाब होते नजर आ रहे हैं, और खासकर जब मालवांचल में, मालवा में जब ये यात्रा पहुंचेगी तब ये कामयाबी कितनी मिलती है ये देखना होगा, क्योंकि गढ़ रहा है मालवा जो है वो बीजेपी का। और लेकिन पिछली दफ़ा पिछले चुनाव में कांग्रेस यहाँ सेंध लगाने में कामयाब रही थी और इसीलिए कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। कहा जाता है कि जो मालवा जीत लिया उसकी सरकार हो जाती, बन जाती है। तो क्या आगे भी ऐसा होगा? एक बार फिर से शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूँ, अब समय खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी आप लोगों से एक दो कमेंट लेना चाहता हूँ। शकील अख्तर जी, बहुत शानदार ढंग से अभी बालकृष्ण मुले जी बता रहे थे, और उसमें खासकर जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बात रख रहे हैं। दिग्विजय सिंह लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पदयात्रा में शामिल हैं, बीच बीच में जब ज़रूरत पड़ती है गुजरात चले जाते हैं, गुजरात भेजा जाता है जब उनको तो जाते हैं, अदरवाइज जो पदयात्रा में हैं। और आपने भी बताया कि मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में वही हैं, पूरा जो अगर कहें इस यात्रा के मास्टरमाइंड अगर हैं तो वही हैं, पूरे संयोजक वही हैं। क्या ये जोड़ी आगे, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार की बात अगर की जाए 2023 के रूप में भी देखा जाए तो आगे भी पहले ये कहा जा रहा था कि इन दोनों के बीच में भी दूरियां हैं, कि ये दूरियां नहीं हैं अब, या जो कहा जा रहा था मीडिया के बीच में वो दूरियां खत्म हैं और मीडिया के बीच एक भ्रमजाल फैलाया गया था, क्योंकि अब कमलनाथ यहाँ मिले हैं और जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह साथ साथ चलते दिखाई देते हैं। ये जो बुजुर्ग और कद्दावर नेता और एक अनुभवी टीम जो राहुल गांधी के साथ चल रही है, इसका कितना असर देखते हैं आप? राजस्थान की जो हम बात कर रहे थे और अशोक गहलोत और इनके सचिन पायलट के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो मनमुटाव है, उससे इतर अगर देखा जाए और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कितनी मजबूती आप पाते हैं, देखते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो गुटबाजी थी। जो 20 साल से शासन है, 19 साल हो रहे हैं, 20 साल हो जाएंगे 2023 में बीजेपी को, 1 साल बीच में कमलनाथ जी का रहा, तो उसकी वजह यही रही हमेशा। और हमने ये कहा भी है, लिखा भी है कि जनता तो कांग्रेस को लाना चाहती है, मगर कांग्रेस बहुत मेहनत करती है इस बात के लिए कि वो आए नहीं। तो अब सिंधिया के जाने के बाद से ये समस्या वहां पूरी तरह समाप्त हो गई है। और आपको मालूम होगा कि वहां पे कमलनाथ जी ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहना भी शुरू कर दिया है और वो घोषणा भी कर दी है।
और उससे दिग्विजय सिंह जी को भी कोई आपत्ति नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व को भी कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वो एक अलग बहस है कि कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है। अगर कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं गए, राष्ट्रीय राजनीति में नहीं गए, जबकि वहां उनके लिए कई मौके थे और वो मध्य प्रदेश में ही रहे और मध्य प्रदेश में ही काम करते रहे। काम कैसे करते रहे उनका अपना तरीका है, इसके बारे में एक अलग बहस है कि वो लोगों से मिलते नहीं है या लोग उनसे नहीं मिल पाते, वो एक अलग बहस है। मगर जहां तक गुटबाजी का सवाल है और दिग्विजय सिंह का सवाल है तो दिग्विजय सिंह ने अपना पूरा समर्थन उनको दे रखा है। जहां तक कार्यकर्ताओं की सवाल है तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह को जानते हैं, कांग्रेस को जानते हैं, राहुल गांधी को जानते हैं। कार्यकर्ताओं पे सबसे ज्यादा असर अगर मध्य प्रदेश के किसी नेता का है तो आज से नहीं, पहले से भी दिग्विजय सिंह का ही है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि कार्यकर्ता जो है वो दिग्विजय के हुआ करते थे, लोग दिग्विजय के पास आते थे और न केवल कार्यकर्ता बल्कि जनता भी। तो ये मध्य प्रदेश में एक समस्या जो है वो खत्म हो गई है। और एक बात जो अभी मालवांचल की हो रही थी और आरएसएस बीजेपी की हो रही थी तो हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, फिर अगले उस पर आते हैं कि मालवांचल में बीजेपी का या आरएसएस का कितना असर रहा है। ये आप इससे समझ सकते हैं कि 1977 में जब पहली बार वहां पे बीजेपी की सरकार बनी, जनता दल की सरकार थी वो, तो उसमें 3 मुख्यमंत्री बदले गए 77 से लेके 80 तक और तीनों ही मालवा के थे, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और पटवा जी। तो बहुत गहरा असर है वहां पे और निश्चित ही रूप से वो असर अब धीरे धीरे टूट रहा है। हालांकि अभी इसी मंदसौर में गोली चलाई गई थी और वहां किसान मारे गए थे और आज सुबह सबने वो एक वीडियो देखा, बड़ा अच्छा था कि एक किसान सुबह ही सुबह एक बड़ा सस्ता सा कंबल पहने हुए राहुल से बात है, अपना दुख बता रहा है, परेशानियां बता रहा है। तो मालवा में अब फर्क आ रहा है, चीजों में हर जगह फर्क आ रहा है। लेकिन एक बात जो हम हमेशा से कहते आए हैं वो फिर से हम कह रहे हैं यहां पे कि देखिए हमारे यहां लोग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। यात्रा बहुत अच्छी है, बहुत कामयाब है, उसने बहुत सारी नई चीजें ला दी हैं, नए मुद्दे ला दिए हैं, मगर लोग इस यात्रा को भी भूल जाएंगे। आजादी के आंदोलन को हमारे यहां लोग भूल गए, नेहरू को भूल गए, इंदिरा गांधी के कामों को भूल गए और अभी सोनिया गांधी जी ने जो किसानों की कर्ज माफी की थी उसको भी भूल गए। तो यात्रा की सफलता तभी है जब वो चुनाव जिताए और राहुल इस बात को समझे, बिना चुनाव जीते सत्ता में आए कुछ भी नहीं होगा। राहुल गांधी कोई आध्यात्मिक नेता नहीं है, राहुल गांधी को उस तरह से कांग्रेस को पेश भी नहीं करना चाहिए, बाकी लोग करें वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस को बहुत सावधानी बरतना चाहिए कि राहुल गांधी एक राजनीतिक नेता है और राजनीतिक नेता राजनीति के तौर पे अपने मुद्दों को लाए, अपने मूल्यों को लाए, लेकिन उसके जरिए सत्ता परिवर्तन करे, सत्ता में आए और सत्ता के जरिए अपने उद्देश्यों को पूरा करे, अपने कार्यक्रमों को पूरा करे। जैसा कि सोनिया गांधी ने आने के बाद कितना मुश्किल था, आपको मालूम है कि 2004 से 14 तक कांग्रेस के लोग ही सोनिया गांधी के करीब करीब सारे प्रोग्रामों के विरोधी थे। महिला बिल, सोनिया गांधी ने खुद कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा और ऑफ द रिकॉर्ड तो कई बार कहा कि मेरे अपने ही कांग्रेस के लोग इस महिला बिल के विरोध में हैं, मैं इस बात को जानती हूं, लेकिन मैं इसको पास कराऊंगी और राज्यसभा में उन्होंने पास कराया। किसानों की कर्ज माफी, मनमोहन सिंह से लेके, प्रणब मुखर्जी से लेके और चिदम्बरम से लेके सारे लोग विरोधी कि नहीं, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कर्ज माफी की। मनरेगा, सारे के सारे कांग्रेस के खिलाफ इसके। यहां तक कहा गया कि शहरों में मजदूर मिलना बंद हो जाएंगे, शहरों में मजदूर महंगे हो जाएंगे, लेकिन उसी मनरेगा ने कर दी। राहुल गांधी की न्याय योजना, इसके विरोध में सब थे। तो आप कार्यक्रमों को तभी लागू कर सकते हैं जब आप सत्ता में, सत्ता में सरकार को टाइम थी, एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई और उसके जरिए उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम लागू कर दिए। राहुल गांधी नहीं थे, न्याय योजना पूरी दुनिया में सराही गई कि हाँ गरीब की जेब में पैसा डालना चाहिए और राहुल ने कहा कि जब तक पैसा चलन में नहीं होगा, गरीब के पास पैसा नहीं आएगा, उसकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं हो सकता। और इस सही बात है, जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो इस बात को जानते हो, इसको कह रहे हैं, लेकिन वो योजना उनकी सफल नहीं हो रही, उस योजना के नाम पे उन्हें वोट भी नहीं मिल रहे। लेकिन अगर राहुल गांधी सरकार में आ जाए तो आप देखेंगे कि वही योजना जो है
सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में होगी। तो यात्रा बहुत अच्छी है, परिणाम बहुत अच्छे हैं, राहुल की मेहनत बहुत अच्छी है, लेकिन ये मत भूलिए कि इसके जरिए आपको गुजरात में सरकार वापस लाना है। गुजरात को आप भूल नहीं सकते। आपको राजस्थान को इस तरह से एडहॉक बेसिस पे नहीं लेना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि राजस्थान में सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप 3 राज्यों में सरकार लाए थे, राहुल गांधी लाए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और राहुल गांधी की मेहनत थी। तो सरकार आई है, काम हो रहा है। आपने पंजाब में जो हारे हैं, आप तो अपनी गलतियों से हारे हैं। आप जो उत्तराखंड में हारे अपनी गलतियों से हारे हैं, गोवा में हारे हैं। ये 3 राज्य आपने खुद गंवाए हैं। और अगर आप इस तरह समझते रहे तो आप विनोबा भावे बनना चाहें तो बन सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन विनोबा भावे बनने का कोई परिणाम नहीं है। वो जमीनें जो लोगों ने दान में दी थी वो सब बड़े लोग वापस खा गए हैं, सारे के सारे। किसी को जमीनें मिली नहीं है। हम उसके पूरे जो कॉन्सेप्ट था उसके कोई बहुत समर्थक नहीं रहे। विनोबा भावे बहुत अच्छे आदमी थे, जैसे राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन परिणाम जो है वो कानून से ही हासिल होते हैं, वो सत्ता और सरकार से ही हासिल होते हैं। दान से, दया से, धर्म से अध्यात्म चलता है, एक दूसरी संस्कृति चलती है हर धर्म में, वो अच्छी और उसके अपने कारण हैं। लेकिन राजनीति, सरकार, शासन व्यवस्था वो कानून से, संविधान से, अपने तरीके से ही चलती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी इस बात को समझें। खड़गे जी नए अध्यक्ष बने हैं, वो इस बात को समझे, कांग्रेस का बाकी जो थिंक टैंक है वो इस बात को समझे कि सरकार के आने के लिए, राजनीति में आने के लिए, लोगों से का विश्वास जीतने के लिए ही ये सारी राजनीति है। राजनीति का उद्देश्य कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है। माफी चाहूंगा, बहुत समय आप लोगों का ले लिया। जल्दी जल्दी आप दोनों साथी हमारे धनंजय जी और सुनील शुक्ल जी, आप दोनों से एक एक कमेंट लेना चाहूँगा। धनंजय जी, जैसी बात कह रहे हैं शकील अख्तर जी की चुनावी राजनीति में आपको जीत हासिल करनी पड़ेगी, कानून बनाना होगा, तभी आप जो वादे कर रहे हैं, आदिवासियों की के भूमि की बात, ज़मीन की बात, जल जंगल ज़मीन की बात जो कर रहे हैं राहुल गांधी, ये सारी बातें तभी आएंगी। क्या उसी राह पे, और अभी तो आप अभी भी कह रहे हैं कि गुजरात में जीत रहे हैं, और मेरा मानना है कि जब तक ये यात्रा राजस्थान पहुँचेगी तो शकील अख्तर जी जो आशंका जाहिर कर रहे हैं खासकर राजस्थान को लेकर के, वो प्रॉब्लम भी शायद सॉल्व होते हुए हम देखेंगे। क्या कहेंगे धनंजय जी, अभी भी वहीं पे टिके हुए हैं आप, और राहुल गांधी को गिफ्ट मिलने वाला है, हिमाचल भी और गुजरात भी? देखिए, गिफ्ट तो कोई देता नहीं है, तो गिफ्ट तो मिलना नहीं है। लेकिन शकील भाई सीनियर पत्रकार है, मैं उनकी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो निराश हो रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल गांधी विनोबा भावे नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जो है देश को समझना चाह रहे हैं, देश को देख रहे हैं। और ये भारत में खोज जो उनके नाना जी ने लिखी है किताब, उसको पढ़ रहे हैं और उसको सामने आंखों से देख रहे हैं। तो राहुल गांधी एक नेता के तौर पे उभर रहे हैं। अब बात रही कि जिस तरह से मोदी जी उनके सामने नेता है, साम दाम दंड भेद, तो रामचरितमानस में एक दोहा है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा। तो कोई जरूरी नहीं है कि मोदी जी की तरह ही राहुल गांधी भी चाल चले। अगर मोदी जी की ही तरह अगर चलेंगे तो राहुल गांधी पिट जाएंगे। राहुल गांधी इसी में चलेंगे जहां से गांधी नेहरू छोड़ करके देश आगे बढ़ा था। वापस राहुल गांधी जो है राहुल गांधी जो है नेहरू और गांधी की पतवार को फिर से पकड़े, और वो पकड़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में तो जो है वो सामने है, सब जान रहे हैं कि सिंधिया बाहर हो गए, सिंधिया की क्या हैसियत रह गई, सिंधिया किस तरह से बीजेपी में रहेंगे आगे। लेकिन जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की बात है तो बिल्कुल स्पष्ट है। आप लोगों ने कहा कि कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश में जमे हुए हैं, दिग्विजय सिंह राहुल गांधी की पदयात्रा को संभाल रहे हैं। दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह वहां मध्य प्रदेश में बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो मुझे लग रहा है दिग्विजय सिंह वहां देख रहे हैं कि वो दिल्ली में रहेंगे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ रहेंगे वहां पे मध्य प्रदेश में, और जयवर्धन सिंह उनकी छाया में जो है आगे बढ़ेंगे। अब राजस्थान की जहां तक मैं बात करूं बहुत कम शब्दों में, राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है, अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, देखिए ये सारा घटनाक्रम तब आया है जब कांग्रेस पार्टी का कोई ताकतवर नेता राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी का जो समय था वो अलग रहा।
उसके बाद जब राहुल गांधी को कमान दी गई, राहुल गांधी जिस तरह से पप्पू साबित किए गए अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, वो सारा छंट चुका है। और अभी जो दौर है, देखिए जैसे सचिन पायलट जो कह रहे हैं या जो अशोक गहलोत कह रहे हैं या कोई और भी अभी गुट है, खाली यही दो लोग नहीं है, और भी गुट है, तो वो सारे लोग अब देखिए जो नेता में दम है वही आगे बढ़ेगा। आलाकमान के कहने पे नेता चलेगा, वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अभी ये स्थिति है नहीं, लगता है राहुल गांधी इस तरह के नेता है नहीं जो आलाकमान की तरह हैंडल करें चीजों को। एक अधिनायकवादी तंत्र उनके पास या अधिनायकवादी विचार मुझे लगता है उनके भीतर नहीं है। और गांधी में जिसे सत्य और अहिंसा और जो है सही पथ पर चल करके वो सही मुकाम हासिल करने का जो एक प्रिंसिपल था उनके पास, गांधी के पास, वो राहुल गांधी पकड़ के चल रहे हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी को सफलता मिलेगी। चुनाव देखिए, चुनाव जीतना बिल्कुल सही है, सत्ता में रहिएगा तो आप कानून बनाइएगा, लेकिन सत्ता में आने के लिए आप किस रास्ते चल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक नेता के अंदर जनता, देखिए जनता है, और जिस तरह से आज देश में, आज लाखरी बोल रहा हूं कि जिस तरह से आज देश में एक माहौल बना हुआ है कि हर तरफ लग रहा है कि जितना ज्यादा स्वार्थ है, जितना ज्यादा छल कपट कीजिएगा उतने ज्यादा सत्ता पाइएगा। या जैसा कि राहुल ने कहा, राजीव जी, कि भ्रष्ट नेता जो वहां के थे, भ्रष्ट विधायक थे मध्य प्रदेश के, वो गए तो वो उसका दौर एक हो गया, उसका एकदम एक एक्सट्रीम चल रहा है। अब इसके बाद राहुल गांधी जिस राजनीति को लीड कर रहे हैं, मुझे लगता है उस राजनीति के रास्ते सफलता भी मिलेगी, सत्ता भी मिलेगी, और नए कानून भी बनेंगे और नया भारत भी बनेगा। राहुल बिल्कुल 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 धनंजय जी, उम्मीदें बहुत हैं। और क्या ऐसी ही उम्मीदें सुनील जी आपको भी है कि राहुल गांधी जिस राह पे चल रहे हैं बिल्कुल सही राह है और इसी राह पे सफलता मिलेगी कांग्रेस पार्टी को? क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे। राहुल गांधी की यात्रा का पॉलिटिकल डिविडेंड है राजीव जी कि विभिन्न राज्यों में गुटबंदी खत्म हो गई। जो गुटबंदी गुजरात में दिखाई पड़ती थी, जो गुटबंदी मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ती थी, वह आपको आज दिखाई नहीं पड़ रही है। यह पॉलिटिकल डिविडेंड है। राजस्थान का जहां तक सवाल है, राजस्थान में अगर सचिन पायलट साहब अपने विधायकों के साथ एक फोटो वायरल कर दिए होते, तब ये बात मानी जाती कि वहां पे संघर्ष बहुत तेज हो गया। जब आपके पास विधायकों का समर्थन ही नहीं है तो किस बात की गुटबंदी? विधायक तो उनके साथ जा नहीं रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि आज इन चीजों को अपने आप लगाना। पिछले दिनों इन्होंने एक विधायक से बयान दिलवाया था। तो निश्चित रूप से जो राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से पब्लिक कनेक्ट डेवलप किया है वह माने रखता है। जो लोगों की बातों को उन्होंने आवाज दी है वो माने रखता है। असहमति को जिन्होंने स्वर दिया है वो मतलब माने रखता है। और इस वजह से आपको दिखाई पड़ेगा कि आने वाले दिनों में एक बदला हुआ राजनीतिक माहौल आप हर राज्य में, और तात्कालिक रूप से आपको गुजरात में इसका असर दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, तात्कालिक रूप से गुजरात में इसका असर दिखाई देगा। और गुजरात का चुनाव, और उसमें भी गुजरात के लोग कह रहे हैं, मतलब गुजरात में जो कांग्रेस के विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है। खैर, हम गुजरात नहीं गए हैं, यानी मैं पर्सनली गुजरात नहीं गया हूं, और इसलिए बहुत दावे से बहुत सारी बातें नहीं कह सकता। जो बातें छन छन के आ रही हैं उस आधार पर गुजरात में बहुत मज़ेदार चुनाव हो रहा है। और कई सीटें ऐसी हैं जहां 1-2 नहीं बल्कि 5-5, 6-6 कैंडिडेट एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। तो गुजरात का चुनाव जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। ये 2 पक्षीय या 2 दलीय चुनाव नहीं है, वहाँ पे कई दल हैं और कई वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जो बीजेपी के लिए घातक साबित होंगे। और वैसे में आम आदमी पार्टी को ले जाकर बीजेपी अब सोच रही है कि उसने गलती कर दी। देखते हैं कैसा रहता है। और ख़ासकर धनंजय कुमार जी अब 79 से 77 पे आ गए हैं, तो इनकी बातें कितनी सही होती हैं, क्योंकि ये तो अनुमान, और एक अनुभवी व्यक्ति का अनुमान जो है वो भी कई बार मायने रखता है। अब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ शकील अख्तर साहब, आपको बहुत लंबा बैठना पड़ा, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों को इतना लंबा मैं बैठा दिया, लेकिन बातें बहुत गंभीरता से होती हैं तो सुनने की इच्छा भी होती है। हमारे तमाम साथी बैठते हैं और वो भी लगातार बहुत गंभीरता से सुनते हैं, अपनी बात अपने कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुल्ले साहब, आज आप पहली बार जुड़े और
आपसे आगे भी ऐसे ही उम्मीद रहेगी कि जुड़ें, और अब चूंकि यात्रा आपके शहर में आ रही है तो आपसे और भी उम्मीदें, उस यात्रा की पल पल की रिपोर्ट भी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद सुनील शुक्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी आपको, और बहुत धन्यवाद हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी इस वक्त लखनऊ में हैं और वहाँ से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं। दीपक जी आपको बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी को, आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे तमाम साथी जो अब तक जुड़े हुए हैं, गुड नाइट देखिए लिख रहे हैं, कई लोग गुड नाइट लिख चुके। राम तीर्थ जी नमस्कार कह रहे हैं, बनवारी मीना धनंजय भाई 77 दे रहे हैं, मैं 65 कह रहे हैं, बनवारी मीना 65 दे रहे हैं। और कॉमन इंडियन का कहना है एनी अपडेट्स ऑन, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा ऊपर चला गया, फिर से देखता हूँ। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में परिवार जोड़ो यात्रा की तस्वीर भी दिखाई दे सकती है, हो सकता है वरुण गांधी भी जुड़ते हुए दिखाई दे जाएं। जी बिल्कुल हो सकता है। अभी तक प्रियंका गांधी आ गई हैं, सोनिया गांधी आ चुकी हैं, अब शायद वरुण गांधी भी आ जाएं इस यात्रा में। दीवान कौसमी अब्दुल हमीद कह रहे हैं लव यू डीबी लाइव वाचिंग फ्रॉम यूएसए। बहुत धन्यवाद दीवान साहब कि आप जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। प्रभाकर सिंह हैं जो कह रहे हैं आदरणीय गहलोत जी को हल्कापन नहीं दिखाना चाहिए बल्कि सब्र रखना चाहिए। प्रभाकर सिंह जी, मैं आपकी बात से 1001% सहमत हूँ, क्योंकि एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत जी, और उनको थोड़ा हल्कापन नहीं दिखाना चाहिए, उनको सब्र रखना चाहिए। आपकी बात जो है, यही बात मैं अभी आपके सामने ऑन कैमरा बोल रहा हूं, लेकिन ऑफ कैमरा भी यही बात मैं कह रहा था कि कम से कम सचिन पायलट के बारे में जो बात उन्होंने गद्दार या जो भी बातें कही, ये सब बातें आप कमरे के अंदर कह सकते थे, कैमरे के ऊपर नहीं कहना चाहिए था। आज जो बातें उन्होंने कही है अशोक गहलोत जी ने, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आज सचिन पायलट आपके साथ हैं, आपकी पार्टी में हैं, तो इतना तो रहना ही चाहिए। समीम अंसारी जी नमस्कार कह रहे हैं, नमस्ते कह रहे हैं। और राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कह रहे हैं कि देश की 70% जनता पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस के विरुद्ध है और इनके विचारधारा की पूरी तरह से विरोध करती है। जी बिल्कुल सही बात है। दिलीप कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारे साथ सरताज खान बने हुए हैं, विकी सायरिस भी हमारे साथ हैं फ्रॉम मस्कट। सरताज खान मस्कट से देख रहे हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं। जावेद इकबाल खान कह रहे हैं शानदार डिबेट राजीव जी, बहुत बहुत बधाई। हालात बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्ची ये है कि आवाम बहुत परेशान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दलीप कुमार कह रहे हैं राहुल जी पारस पत्थर बन रहे हैं, बहुत सही। उपेंद्र भी हमारे साथ हैं। मोदी ने नारा दिया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन क्या हुआ? असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि शानदार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घोटाले का ना होना भी बड़ा घोटाला होता है, तभी तो कई राज्यों की सरकारें हड़प ली गईं। और जावेद इकबाल जी जुड़े हुए तो हैं ही। MS करोलिया है जो कह रहे हैं कि भाजपाइयों सिंहासन खाली करो कि राहुल जी के नेतृत्व में जनता आने ही वाली है। और योगेश गोयल जी कह रहे हैं फेंकू तुम आदिवासी नाम के 108 मनकों की माला डेली फेरो शायद पाप कम हो जाएं। सद्दाम हुसैन है कह रहे हैं गुड इवनिंग राजीव जी, आई वॉच योर प्रोग्राम एवरी डे एंड घूमता हुआ आईना इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोग्राम वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया एंड आई रियली लव डीबी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम हुसैन जी, आप देखते हैं, सऊदी अरबिया से देख रहे हैं और घूमता हुआ आईना भी देखते हैं जो हर रविवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जुड़ते हैं। वाचिंग फ्रॉम अबू धाबी कह रहे हैं गोगोज इन एमिरेट्स, अबू धाबी से हमें देख रहे हैं, थोड़ा आपका ऊपर, हाँ। ड्यूरिंग गुड वर्क बायकॉट गो दी मीडिया, डीबी लाइव डूइंग गुड वर्क, माफ़ करें, डीबी लाइव डूइंग गुड वर्क बायकॉट गो दी मीडिया गोज इन इमारात हमारे साथ बने हुए हैं। और नजमुल अंसारी हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा है लिख रहे हैं। मास्टर नसीम अहमद गुड नाइट लिख रहे हैं, गुड नाइट आपको भी। अफरोज आलम कह रहे हैं क्या राहुल गांधी की यात्रा में जुट रही भीड़ कांग्रेस के वोट में तब्दील होगी या एक बार फिर ये भीड़ धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट करेगी? ये तो देखना होगा, लेकिन राहुल गांधी ने पूरी की पूरी
सियासी तस्वीर बदल दी है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ। इस देश की तस्वीर को उन्होंने बदल डाली है और इसका फ़ायदा तो मिलेगा। आप एक बात याद रखिए कि जितने लोगों ने अभी तक पदयात्रा की है उनको मुकाम मिला है, वो मुकाम तक पहुँचे हैं। बहुत सारी पदयात्राएं हुई हैं इस देश में और जिन जिन लोगों ने जिस काम के लिए पदयात्राएं की उनको वो मुकाम मिला है। राहुल गांधी भी अपने मुकाम को हासिल करेंगे, ये तो तय मानिए। ग्रीन जेफ भी हमारे साथ में हैं, मोहम्मद सुहास अल्लाह यूसुफ भी हमारे साथ में, प्रभाकर सिंह हैं। प्रभाकर सिंह लिख रहे हैं, धन्यवाद श्रीमान, हम आपने मेरे कमेंट को अपने शब्दों में से उजागर किया, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कृतज्ञता की कोई बात नहीं है प्रभाकर सिंह जी, बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े, अपनी बात आप रखे। और ऐसे ही फारूकी उमेर भी हैं जो कह रहे हैं भारत के किसान राहुल नेतृत्व चाहते हैं। प्रदीप दास कह रहे हैं राहुल की दाढ़ी में सद्दाम को ढूंढने वाले भाजपाई मंत्री मोदी को भी जरा ध्यान से देखें, आसाराम दिखते हैं। और मुजमिल CY भी हमारे से गुड नाइट लिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। गुलशन गुलाटी कह रहे हैं यू गॉट 821 लाइक्स सो फार, नाइस, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं देखा भी नहीं हूँ, देखूँगा। और प्रदीप सैफी कह रहे हैं DB लाइव जिंदाबाद। और असगर गोरी हैं हमारे साथ में, मास्टर नसीम अहमद हैं हमारे साथ में। बहुत साथी हैं, बहुत लोगों के कई बार जब लाइव कमेंट के कारण कई बार छूट जाते हैं, कमेंट नहीं देख पाता हूं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप लोग जुड़ते हैं, अपनी बात अपने विचार आप लोग रखते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे साथ और भी कई सारे, विजय कोमल जी हमारे साथ बनते हैं, हमारे साथ प्रीतम दुग्गल जी बने रहते हैं। प्रीतम दुग्गल जी का कमेंट मैं नहीं देख पाता हूँ, क्या कारण है ये समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि वो उनकी शिकायत रहती है कि उनका कमेंट मैं नहीं ले पाता हूँ। लेकिन लाइव के जब प्रोग्राम पूरा ख़त्म करता हूँ और कमेंट पढ़ने आता हूँ तो पता नहीं बाकी सारे कमेंट दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कमेंट क्यों नहीं दिखाई देते हैं, इस पे भी मैंने अपनी टीम से चर्चा की है और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या कारण है कि उनके कमेंट को हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन बहुत असलम चिश्ती अपनी बात हमेशा लिखते हैं, कैलाश जाटवा जी अपनी बात हमेशा रखते हैं, और बहुत सारे साथी हैं जो अपनी अपनी बात, जगमोहन सिंह जी लिखते हैं, रहते हैं हमारे साथ में। मैं थोड़ा पीछे जा कर के देख रहा था कि किनके कमेंट हैं, कई लोगों के कमेंट कई बार छूट जाते हैं तो माफ़ी चाहूँगा। जैसे रईसुद्दीन सैफ़ी हमारे साथ हैं बने हुए, विजय कोमल जी थैंक्स लिख रहे हैं, असलम अंसारी हमारे साथ बने हुए, फारूकी उमेर हैं, भागवत विष्ट हैं, फिर ग्रीन जेफ हैं, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, बीजेपी की दुकान खतरे में है लिख रहे हैं, और वेंकट बटुल्ला हैं हमारे साथ, जल्दी पलटेगा कुछ लिख रहे हैं। और फिर अफरोज आलम है, सर उम्मीद तो यही है कि राहुल गांधी की मेहनत रंग लाएगी और 2024 में कांग्रेस को सफल करेगी और भारत के मजदूर राहुल नेतृत्व चाहते हैं, ये फारूकी उमेर का कहना है। और अवधेश पालीवाल थैंक्स कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद अवधेश जी। और अशोक कुमार कर्ण भी हैं, मोदी जी का इंटरव्यू ना दिखाएं, सिर्फ बात बता दें कह रहे हैं, लेकिन अब क्या कहें, होता ये है कि इंटरव्यू नहीं, जो बाइट्स हैं, जो उनकी अपनी बात है वो भी रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये होगा कि आप सिर्फ राहुल गांधी को दिखा रहे हैं और मोदी जी को नहीं दिखा रहे हैं। मोदी जी कितनी बार आदिवासी आदिवासी कह रहे हैं, कितना रट लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छी चीज़ें उनको अपनाना चाहिए और ये अपना रहे हैं। तो दोस्तों अब इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जुड़े। कल शाम 7 बजे फिर इंतज़ार रहेगा आप सबका, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।